हेलो दोस्तों, आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि अभी यूपीएससी की एग्ज़ाम आने वाली है नेक्स्ट वीक में, और उसमें इकोनॉमी काफ़ी इम्पोर्टेंट और मेजर पार्ट होती है, जिसमें आप यदि क्वेश्चंस देखेंगे तो कॉन्सेप्ट के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं, फैक्ट के बहुत कम क्वेश्चन होते हैं, बहुत रेयर क्वेश्चन होते हैं इकोनॉमी में। तो यूपीएससी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर एग्ज़ाम का हम देखें यूपीएससी का इकोनॉमी को लेकर के, वो बहुत कुछ मेल करता है आपके, मैच करता है आपके इकोनॉमिक सर्वे से। इकोनॉमिक सर्वे से बहुत सारी चीज़ों के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, यहाँ तक कि कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाते हैं। तो वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देखेंगे, और एक ही वीडियो में हम सब कुछ करवाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि इकोनॉमिक सर्वे को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ जाए। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हम अच्छी तरीके से देखेंगे। इसमें पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट वाली चीज़ें बताऊँगा, फिर कुछ फैक्ट उन्होंने लिए वो भी हम आपके साथ डिस्कशन करेंगे, ताकि फ्री का कोई क्वेश्चन आपसे ना बचे। इकोनॉमी के लिए बेसिक चीज़ें आपने सभी पढ़ ली होंगी, अभी बस इतना ही, इसको एक बार देख लेना, बस ज़्यादा वो नहीं है अभी समय। इसको एक बार वीडियो सुन लेना, इसको एक बार देख लेना, आपका काम चल जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे के बारे में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक सर्वे हमेशा एक साल पहले का आता है। पिछली साल का आएगा इकोनॉमिक सर्वे, बजट नेक्स्ट साल का आता है, ये पिछली साल का आता है। इकोनॉमिक सर्वे कब का है? ये 2022 और 2023 का है। ये विवरण बताएगा कि हमारी इकोनॉमी ने पिछले साल क्या, हर क्षेत्र में किस तरीके से काम किया, सरकार की क्या नीति रही, आरबीआई की क्या नीति रही, और इसके समक्ष क्या क्या चुनौतियां रही, और उनके समाधान के लिए किस तरीके से आगे हम बढ़ रहे हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में आपको इकोनॉमिक सर्वे बताता है। इकोनॉमिक सर्वे को तैयार करता है दोस्तों वित्त मंत्रालय के अंतर्गत एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, सॉरी इकोनॉमिक अफेयर, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंतर्गत एक डिवीजन है, आर्थिक प्रभाग, इकोनॉमिक डिवीजन। वो इसको तैयार करता है इकोनॉमिक सर्वे को, ध्यान रखना। और ये मुख्य आर्थिक सलाहकार होते हैं हमारे, उसके मार्गदर्शन में इकोनॉमिक सर्वे को तैयार किया जाता है। ये थोड़ा एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको ध्यान में रखना। इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत दो टर्मोलॉजी यूज की गई है, दो अप्रोच यूज की गई है किसी भी देश के विकास से संबंधित या किसी भी देश के किसी भी प्रोजेक्ट से संबंधित। एक है वाटरफॉल अप्रोच, एक है अजाइल अप्रोच। भारत वाटरफॉल अप्रोच को बहुत समय से फॉलो करता आ रहा था। इसमें क्या है कि आप कोई प्रोजेक्ट है, कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसका प्लान बनाया, प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट किया, और जब तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ना हो तब तक उसमें बीच में किसी प्रकार का कोई भी चीज़ उसमें देखी नहीं जाती, छेड़ी नहीं जाती। बस आप एक बार उसको अच्छे से तैयार करके इंप्लीमेंट करते हो, वो है वाटरफॉल अप्रोच। और अजाइल अप्रोच में क्या है कि इसमें आप प्रोजेक्ट को विभिन्न प्रकार के पार्टों में, फेजों में बांटते हो, कि प्राइमरी फेज होने के बाद हम इन चीज़ों को देखेंगे, फिर इसमें क्या कमी है इसका फीडबैक लेंगे, इसकी जो कमी है इनको इम्प्रूवमेंट करेंगे, और फिर आगे दूसरा स्टेज स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से किसी भी प्रोजेक्ट को, किसी भी योजना को बहुत अच्छी तरीके से उसको तैयार किया जाता है, बीच बीच में फीडबैक देखा जाता है, और रियल टाइम उसका रिजल्ट चेक किया जाता है। तो वो आपकी अजाइल अप्रोच है, जिसे भारत अब स्टार्ट कर रहा है अपने प्रोजेक्टों के अंतर्गत। ठीक है ना? तो ये अप्रोच अगर हो जाए तो आप ध्यान में रखना, अगर आपको मिले तो। अब सबसे पहला टॉपिक है हमारा, पहला चैप्टर इकोनॉमिक सर्वे के अंतर्गत था कि अर्थव्यवस्था की स्थिति में क्या स्टेटस है और कैसे सुधार हो रहा है भारतीय इकोनॉमी के अंतर्गत। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ग्लोबल इकोनॉमी वर्तमान में बड़े शॉक्स का, मतलब बड़े आघातों का सामना कर रही है, बहुत सारी चुनौतियां रह रही है। मेन आघात आप सभी जानते हैं कि मेन आघात जो थे हमारे कोविड-19 और रूस यूक्रेन डिस्प्यूट थे, जिनकी वजह से ये चुनौतियां बनी हुई है। आज दुनिया की इकोनॉमियों के समक्ष एक तो सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है इन्फ्लेशन। दोस्तों इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से, जैसे भारत में यदि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो आरबीआई सख्त मौद्रिक नीति अपनाती है। इसी प्रकार अमेरिका में ज़्यादा है तो अमेरिका के रिजर्व बैंक है, अमेरिका का फेडरल बैंक, उसके द्वारा भी सख्त मौद्रिक नीति अपनाई जा रही है। तो इसका प्रभाव भारतीय इकोनॉमी में भी पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूएस फेडरल बैंक स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाएगा, और स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत वो अपनी इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाएगा। और यदि यूएस फेडरल बैंक अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो आप सभी जानते हैं कि निवेशक निवेश करेंगे यूएस बैंक में जाकर के, यूएस बैंक की गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जाकर के। और इसलिए जिस हमारे यहाँ से इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, एक तो पैसा बहुत भारी प्रभाव पड़ेगा, हमारे यहाँ से पैसा का एक्सफ्लो होगा,
निवेशक यहाँ से पैसा ले जाएंगे और एक्सफ्लो किस में होगा, डॉलर में होगा, तो डॉलर की डिमांड बढ़ेगी, इससे हमारी मुद्रा की डिमांड, मुद्रा की वैल्यू बढ़ेगी। इसी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ा, दुनिया के बैंकों ने अपनी मौद्रिक नीति सख्त की, परिणाम स्वरूप हमारी मुद्राएं कमजोर हुई, क्योंकि विदेशी मुद्राओं ने भी अपनी स्थिति सुधार ली, क्योंकि उन्होंने इंटरेस्ट बढ़ाया। परिणाम ये हुआ कि उनकी डिमांड ज़्यादा बढ़ने लगी, मुद्राओं का अवमूल्यन हुआ। इसके साथ इन्फ्लेशन, जब भी इकोनॉमी होता है मुद्राएं कमजोर होती है, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन वो सिचुएशन होती है जब वस्तुओं और सेवाओं की कीमत बढ़ जाती है, मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। तो इस दूसरी समस्या दुनिया की इकोनॉमी सामना कर रही थी, वो है मुद्रा की वैल्यू का घटना। और तीसरी, करंट अकाउंट डेफिसिट। बहुत सारी इकोनॉमी करंट अकाउंट डेफिसिट का सामना कर रही थी, जैसे भारत की इकोनॉमी, अमेरिका की खुद की इकोनॉमी करंट अकाउंट डेफिसिट है, इसका बड़ी समस्या से सामना कर रही थी। तो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो भी बढ़ने लगा, ठीक है ना, क्योंकि मुद्राएं महंगी हुई और इन्फ्लेशन की वजह से आयात महंगा हुआ। इसकी वजह से, इन सब की वजह से क्या हुआ कि आर्थिक समृद्धि धीमी होने लगी। अभी आप समझ लो, इन सब की वजह से इकोनॉमिक जो ग्रोथ है वो धीमी होगी, क्योंकि मुद्रा में इन्फ्लेशन ज़्यादा है, तो निवेश बहुत ज़्यादा नहीं होगा, डिमांड भी ज़्यादा नहीं होगी क्योंकि महंगाई ज़्यादा है, तो इतनी इकोनॉमिक ग्रोथ। और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई सख्त नीति अपनाएगी, तो मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, इससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो डाउन हो जाएगी, और इससे वित्तीय संक्रमण को जन्म दिया जा सकता है। फाइनेंशियल ट्रांजिशन, फाइनेंशियल ट्रांजिशन वो स्टेज होती है जिसमें किसी एक देश की इकोनॉमिक स्टेटस यदि खराब हो जाए, उसका प्रभाव दूसरे देश पे भी पड़े। और ऑब्वियसली अगर आप जानते हैं सभी की इकोनॉमी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, तो इसी की वजह से फाइनेंशियल ट्रांजिशन की सिचुएशन खराब हो सकती है, बैंकिंग सिस्टम खराब हो सकते हैं, हर चीज़ इफेक्ट पड़ सकती है। इसलिए ये वर्तमान चुनौतियाँ ग्लोबल इकोनॉमी जो सामना कर रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं सामना कर रही है इन चुनौतियों को, इन्हीं चुनौतियों को भारतीय अर्थव्यवस्था भी सामना कर रही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इन्फ्लेशन बढ़ रही है, मुद्राओं का मूल्यह्रास हो रहा है, और आपको करंट अकाउंट डेफिसिट भी बढ़ रहा है। तो इन्हीं समस्याओं का है, लेकिन फिर भी ये कहा इकोनॉमिक सर्वे ने कि इंडिया की जीडीपी ने ग्रोथ किया है कंपेरेटिवली अन्य जीडीपी का, ठीक है ना, तो ये हमारा एक प्लस पॉइंट होगा। आगे देखते हैं, 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक, यानी कि 2020 से बाद, 21वीं शताब्दी के तीसरे दशक में दुनिया की इकोनॉमी सहित भारतीय इकोनॉमी उसमें से ये चुनौतियां हमने सामना कर रहे हैं। ऊपर तो रिजल्ट है, ऊपर तो इकोनॉमिक रिजल्ट है ये, जिनकी वजह से समस्या पैदा हुई है, लेकिन मेन कारण क्या था इनके पीछे, तो एक था कोविड-19। दोस्तों, कोविड-19 की वजह से दुनिया भर में ग्लोबल प्रोडक्शन घटा, वैश्विक उत्पाद में कमी आई, क्योंकि आप सभी जानते हैं लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन की वजह से आपके औद्योगिक इकाइयाँ पूरी तरह बंद रही, बहुत दिनों तक बंद रही। इसकी वजह से ग्लोबल प्रोडक्शन घटा, इसकी वजह से लोगों का रोजगार घटा, इसकी वजह से लोगों की इनकम घटी, इसकी वजह से आपकी गरीबी बढ़ी, ठीक है। दूसरी बात, शिक्षा और आय अर्जन के अवसरों की हानि हुई, यानी कि लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद रहे, लॉकडाउन की वजह से रोजगार बंद रहे, जिसकी वजह से गरीबी अंतराल, शिक्षा का अंतराल बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये इकोनॉमिक सर्वे ने बोला। दूसरा कारण अगर देखें तो रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट, जैसे ही दुनिया की इकोनॉमियाँ, जैसे ही दुनिया की ग्लोबल इकोनॉमी या दुनिया की इकोनॉमी कोविड-19 से उभर ही रही थी, इतने में रशिया यूक्रेन, और रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट ने दुनिया में बड़ी समस्या पैदा करी, क्योंकि रशिया और यूक्रेन दो ऐसे क्षेत्र थे जो बड़ी मात्रा में ऊर्जा निर्यात और खाद्यान्न निर्यात तक के जाने जाते। इसकी वजह से तेल, प्राकृतिक गैस, उर्वरक, इनकी कीमतें बढ़ी, और ये आप जानते हैं कच्चा माल होते हैं, सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी। इसकी वजह से दुनिया में इन्फ्लेशन बढ़ा, खाद्य सुरक्षा संकट उत्पन्न हुआ, ठीक है। अगला, जब ये चीजें हुई, इन्फ्लेशन बढ़ा, तो सारी दुनिया की समक्ष एक समस्या आई, सख्त मौद्रिक नीति, क्योंकि हर देश ने अपनी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी का यूज किया। स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी के अंतर्गत आप सभी जानते हैं कि सभी ने अपने जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको बढ़ाया। इसके परिणाम स्वरूप आप जानते हैं कि बॉन्ड की यील्ड भी बढ़ी, बॉन्ड यील्ड बढ़ी, और बॉन्ड की यील्ड बढ़ने की वजह से अमेरिका या बड़े बड़े जो दुनिया के बैंक हैं, उन्होंने जब अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी जारी की,
तो हमारे यहाँ से निवेश बाहर चला, इसकी वजह से इक्विटी का बड़ी बहाव एक्सफ्लो हुआ, क्योंकि पैसा हमारे यहाँ से निकल के बाहर चला गया। इसके परिणाम स्वरूप जो पैसा बाहर चला गया तो करंट अकाउंट डेफिसिट डाउन होने लगा, और इससे अगर हम कहें तो दुनिया में वैश्विक कंपोज परचेजिंग मैनेजमेंट इंडेक्स में भी दुनिया की रैंक खराब है। कंपोज मैनेजमेंट परचेजिंग जो PMI होता है, इसको बोलते हैं PMI, ये एक इंडेक्स होती है जो बताती है कि क्षमता कैसी इकोनॉमी की परचेजिंग की है ना, और परचेज को कैसे देखा जा रहा है वो चीज़ों के आधार पर। तो जब इतनी चीज़ें हुई तो ऑब्वियसली इसमें डाउन हुई स्थिति आपकी। इसमें यदि आपके 50 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप खराब स्थिति में, 50 से ज़्यादा आ रहे हैं तो आपकी स्थिति अच्छी है। तो PMI 50 से डाउन, जब सख्त मौद्रिक नीति अपनाई, ठीक है ना, सख्त मौद्रिक नीति के परिणाम स्वरूप डॉलर मजबूत हुआ, रुपया कमजोर हुआ, तो मुद्रा का अवमूल्यन हुआ, ठीक है। यही क्वेश्चन आपके प्री में बनते हैं, यदि US फेडरल बैंक अपनी सख्त मौद्रिक नीति अपनाता है तो उसका प्रभाव भारतीय इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, वो आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ चीनी अर्थव्यवस्था में गिरावट देखी गई, क्योंकि दुनिया ने कोविड-19 का सामना तो कर लिया, लेकिन चीन में दोबारा कोविड-19 देखा गया और चीन ने अपनी कोविड के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाया। परिणाम स्वरूप उसने कई जगह अपने शहरों को बंद किया, और इसका प्रभाव भी मुख्य रूप से वहां पर पड़ा उसकी इकोनॉमी में, और चूंकि चीन दुनिया की बड़ी इकोनॉमी है तो उसका प्रभाव दुनिया की इकोनॉमी पर पड़ता है। इन सब की वजह से जब आप मौद्रिक नीति सख्त अपनाएंगे, इन सब की मौद्रिक नीति सख्त अपनाने की वजह से एक दिक्कत यह है कि आप रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देते हो, इसकी वजह से निजी और सरकारी ऋण संरचनाओं को प्रभावित किया जाता है, यानी कि निजी निवेश और सरकारी निवेश ज़्यादा नहीं हो पाता, क्योंकि निवेश महंगा हो जाता है, क्योंकि ब्याज महंगा हो जाता है। यही है सख्त मौद्रिक नीति के दुष्प्रभाव। और सबकी मजबूरी थी, क्योंकि इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था। अब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी तो अपनानी ही पड़ेगी। तो इस समय से इस तरह की दुविधाएं हमारी दुनिया की इकोनॉमी के समझ थी। भारतीय अर्थव्यवस्था भी व्यापक चुनौतियों का सामना कर रही थी, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था के कुछ प्लस पॉइंट थे जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था ने इन चुनौतियों से धीरे धीरे अपने आप को काबू पा लिया। जैसे कोविड-19 की अगर हम बात करें तो कोविड-19 की फर्स्ट और सेकंड वेव भारत को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया, लेकिन थर्ड वेव ने भारत ने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, क्योंकि वैक्सीनेशन हमने बहुत ज़्यादा करवा लिया था। इसीलिए 2023 में भारतीय जो समृद्धि दर है, आर्थिक ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ है, वो दुनिया की टॉप इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी। भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी रहेगी 2023 में और आगे आने वाले ईयरों में। यूरोप संघर्ष, ये बात सही है, यूरोप संघर्ष बढ़ा। यूरोप संघर्ष की वजह से आप जानते हैं भारत में खाद्य इन्फ्लेशन बढ़ा, क्योंकि भारत खाद्य तेल पे ऑयल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड था, आयात पे। इसकी वजह से जब खाद्य इन्फ्लेशन बढ़ा तो सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए दो तरीके अपनाए। सरकार ने इसको नियंत्रित करने के लिए सरकार ने एक तो क्या कि उत्पाद व सीमा शुल्क में कमी कर दी। भाई जब बाहर से वस्तु महंगी आ रही पहले से, तो हम कस्टम ड्यूटी घटा रहे ताकि वो वस्तु और ज़्यादा महंगी ना हो और हमारे मार्केट में सस्ती मिल जाए, एक काम तो किया। दूसरा, निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया, यानी कि हमारे यहाँ जो चीज़ अवेलेबल है वो बाहर ना जाए, ताकि घरेलू मार्केट में उसकी डिमांड मतलब ज़रूरत सप्लाई कम ना हो। इसलिए हमने कई चीज़ों के निर्यात को थोड़ा प्रतिबंधित रखा, ताकि पैसा बाहर ना जाए, मतलब पैसा नहीं, वस्तु जिसकी हमें डिमांड है, क्योंकि अगर वस्तु बाहर चली गई तो मार्केट में कम रहेगी, डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी। इन्फ्लेशन को रोकने के लिए सरकार ये तरीके अपना रही थी, ये सरकार अपना रही थी। वहीं RBI भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए RBI ने अपनी रेपो रेट बढ़ा दी, नीतिगत रेट बढ़ा दी, ताकि मार्केट में पैसा कम हो जाए, मार्केट में जो लिक्विडिटी है वो कम हो जाए और अपनी इसको कंट्रोल कर ले इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के 50 तरीके होते हैं, जिसमें RBI अपनाती है अपनी नीति और सरकार अपनाती है अपनी नीति। सरकार अपनी राजकोष नीति के अंतर्गत लागत को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी, टैक्स ड्यूटी या प्रोडक्शन पर विभिन्न प्रकार के टैक्स को कम कर देती है, जिससे कि वस्तु महंगी ना। दूसरी ओर RBI डिमांड को कंट्रोल करने के लिए उसमें विभिन्न प्रकार की रेटों को बढ़ा देती है, ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा न है, वो डिमांड बढ़े। इसके अलावा ये बात चल रही है पूरा, ठीक है। अब अगला है मुद्रा का मूल्यह्रास। आप सभी जानते हैं कि भारतीय मुद्रा का भी इस समय मूल्यह्रास देखा गया, जिसके पीछे कारण क्या थे। पहला कारण था USA की सख्त मौद्रिक नीति, क्योंकि USA के बैंक ने स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाई, अर्थात उसने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया, और इसकी वजह से हमारा जो इन्वेस्ट है वो एक्सफ्लो हुआ, सारा विदेशी निवेश से पैसा निकाल के ले गए। परिणाम स्वरूप डॉलर की कीमत बढ़ी,
डिमांड बढ़ी, कीमत बढ़ी और रुपये की वैल्यू घटी, परिणाम स्वरूप आपकी मुद्रा कमजोर। रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट, इसके पीछे एक कारण और था, क्योंकि रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट की वजह से आपका ऑयल महंगा हो गया, क्रूड ऑयल महंगा हो गया, आपका खाद्यान्न तेल महंगा हो गया, तो आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ी जब महंगा हुआ। इसकी वजह से आपको ज्यादा डॉलर बाहर भेजना पड़ा, परिणाम स्वरूप डॉलर की डिमांड बढ़ी, आपकी मुद्रा अपने आप कम हो, इसलिए भी आपका मुद्रा का मूल्यह्रास हुआ और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, क्योंकि आपका जो आयात है वो महंगा हो गया, क्योंकि रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट से आपका तेल महंगा हो गया, खाद्यान्न की चीजें जो हम खाने वाला ऑयल लेते हैं वो भी महंगा हो गया, सोयाबीन का ऑयल हम बहुत आयात करते हैं वो भी महंगा हो गया। ये समस्याएं हमारे समक्ष। क्वेश्चन पूछेगा कि मुद्रा का मूल्यह्रास का कारण क्या हो सकते हैं, क्या इनमें से कोई कारण हो सकता है, तो आपको इन्हीं ऑप्शनों में से आंसर चूज करना। लेकिन ये बात सही है कि भारत के पास पर्याप्त विदेशी भंडार है, इसलिए हम कंट्रोल कर गए चीजों को, कि चाहे व्यापार हमारा कितना ही महंगा हो जाए, हमारे पास इतना विदेशी मुद्रा फॉरेक्स रिजर्व है कि हम उसकी भरपाई कर सकते हैं। लेकिन फिर भी आपकी समस्याएं तो पैदा, मंद आर्थिक समृद्धि। अब आप सभी जानते हैं कि 2020 और 21 में आपकी ग्रोथ रेट तो थी नहीं, 2020 में तो बिल्कुल आप माइनस में थी, 2021 में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट किया, लेकिन इन्फ्लेशन की वजह से आपको सख्त मौद्रिक नीति अपनानी पड़ी। आप भू राजनीतिक जो संघर्ष अगर देखने को मिला रशिया यूक्रेन का, इसकी वजह से आपका न केवल आयात महंगा हुआ बल्कि निर्यात भी समस्या में पैदा हो गई, इन्फ्लेशन भी बढ़ने लगी, इसकी वजह से आपका निवेश कमजोर हुआ, आपकी आर्थिक ग्रोथ रेट ज्यादा नहीं। ये भारतीय समस्या देखिए, तो आर्थिक ग्रोथ रेट को किस तरीके से प्रभावित किया, क्योंकि सख्त मौद्रिक नीतियों की दोस्तों, तो निवेश महंगा हो जाएगा, निवेश महंगा होने की वजह से निवेश का पैसा नहीं होगा, परिणाम स्वरूप आपके यहाँ निवेश नहीं होगा तो आर्थिक क्रियाकलाप नहीं होंगे, आपकी ग्रोथ रेट कमजोर पड़ जाएगी। इन्फ्लेशन होगी तो डिमांड नहीं होगी, क्योंकि लोग महंगाई में डिमांड नहीं करते, और डिमांड नहीं होगी तो इन्वेस्टर निवेश नहीं करेंगे इंडिया में, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई होने की वजह से कोई निवेशक नहीं चाहता कि महंगे समय पर मैं कोई कंपनी ओपन करूं, क्योंकि उसकी लागत ज़्यादा आएगी, इस स्थिति में ज़्यादा निवेश नहीं करना चाहेगा, परिणाम स्वरूप आपकी इकोनॉमी ग्रोथ नहीं। अगला कि देखो भारत का आर्थिक लचीलापन और समृद्धि के संचय, ये तो ठीक है कि भारतीय इकोनॉमी इन समस्याओं का सामना तो कर रही थी, लेकिन कुछ पॉजिटिव प्लस पॉइंट है वो हम देखते हैं भारतीय इकोनॉमी ने कैसे अपने आप को कंट्रोल में लाया। इकोनॉमी लचीलापन, 2023 में हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि कम रही, क्योंकि ये कारण थे आरबीआई की सख्त मौद्रिक नीति की, सीएडी का बढ़ना और निर्यात का स्तर है, इनकी वजह आपकी ग्रोथ रेट है वो कमजोर, ये बात ठीक है। लेकिन एनएसओ बता रहा है कि फिर भी हमारी ग्रोथ रेट कंपेरेटिवली 6.5 से 7% तक। आईएमएफ ने बताया कि भारतीय इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज गति की इकोनॉमी बनी, और भारतीय इकोनॉमी का बेस इफेक्ट का के लाभ को शामिल किए बिना हमारी ग्रोथ रेट देखी। अब ये बेस इफेक्ट क्या होता है, सबसे बड़ी बात है भारतीय इकोनॉमी बेस इफेक्ट को शामिल किए बिना हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी हुई देखी, क्यों कारण है भाई, जैसे बेस इफेक्ट, हम इकोनॉमी में जीडीपी को कैलकुलेट कर रहे हैं मान 2017-18 में, और इस ये आधार वर्ष में चेंज कर रहे हैं, लेकिन आप अपनी जीडीपी को बढ़ाने के लिए आधार वर्ष 2017-18 से हटा करके वो दूसरी चेंज कर 2019-20 कर दे, 2020 कर दे, ताकि आपकी इन्फ्लेशन उसमें ऐड हो जाए और आपकी जीडीपी डबल हो जाए। तो भारत ने अपनी इकोनॉमी में बेस इफेक्ट को शामिल नहीं, उसके बावजूद भी एक्चुअली में भारत की जो ग्रोथ रेट देखी वो सही है। तो ये प्लस पॉइंट था इंडिया को, ये आशावादी चीजें थी कि हाँ ये भारतीय इकोनॉमी के लिए होप थे कि भारतीय इकोनॉमी किस तरीके से ग्रोथ करे। अगला आगे बढ़े घरेलू प्रोत्साहन। देखो जब आपको पता है कि हमारी इकोनॉमी खराब हो रही है तो हम घरेलू इंसेंटिव देने पड़ते हैं। घरेलू प्रोत्साहन देखो आर्थिक समृद्धि के कारण, अगर आपको ग्रोथ करनी तो एक कारण हो सकता है कि आपको निर्यात बढ़ाओ, लेकिन निर्यात तो तब बढ़ेगा जब उसकी मांग होगी, क्योंकि दुनिया की इकोनॉमी तो पहले ही सस्ते में पड़ी हुई है, वो डिमांड कैसे करेंगे आपकी वस्तुओं की। तो हमें समझ में आया कि यार देखो चलो निर्यात तो मत बढ़े, उससे पहले हम घरेलू कंजप्शन को बढ़ा, घरेलू डिमांड को बढ़ा, और घरेलू डिमांड बढ़ाने के लिए सरकार ने और आरबीआई ने बढ़िया काम किया। लोगों को मतलब जैसे सरकार ने उस समय बढ़िया पैसे दिए कि भाई चलो ये पैसे दो, सरकार ने 500 रुपये महिलाओं के, गरीब कल्याण योजना, इस आधार पर घरेलू डिमांड बढ़ी, और जैसे घरेलू डिमांड बढ़ी तो अपने आप प्रोडक्शन, तो हमने घरेलू प्रोत्साहन के माध्यम से हमारी इकोनॉमी को थोड़ा कंट्रोल, और यही कारण है कि 2013 के बाद सबसे ज्यादा निजी कंजप्शन इंडिया में देखने को मिला 54.8%, 2013 की बात है।
कम से कम 10 सालों में भारत ने काम किया। इसके अलावा हमारी ग्रोथ रेट अच्छी इसलिए रही क्योंकि टीका की वजह से हमारे वैक्सीनेशन हो चुका था, कोविड का भय मन में कम हो चुका था, और दबी हुई मांग को हमने पुनः वृद्धि की। दबी हुई मांग का मतलब जो मांग गरीबी की वजह से कम हो गई थी, जो मांग आय की वजह से कम हो गई थी, उस मांग को हमने दोबारा बढ़ाया। इसके लिए हमने व्यक्तिगत लोन, पर्सनल लोन प्रोवाइड करवाए, हाउसिंग लोन प्रोवाइड करवाए, ताकि लोगों के पास पैसा हो, लोग उसकी डिमांड करें। लोगों को कार लोन प्रोवाइड करवाए, तरह तरह के लोन प्रोवाइड करवाए, थोड़ी इंटरेस्ट रेट कम की। ये पहले की बात सर, ये इन्हीं की वजह से हमें इन्फ्लेशन थोड़ा बढ़ने को संभावना हुई, लेकिन हमने ग्रोथ रेट करने के लिए ये साधन अपनाए। इसके बाद हमारी इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए सबसे बढ़िया काम किया सरकार ने, अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब वो एक्सपेंडिचर होता है जो नई कैपिटल को ग्रो, नई कैपिटल बढ़ाता है, एक न्यू आर्थिक एक्टिविटी करता है। और इसकी वजह से जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा तो आपके आर्थिक क्रियाकलाप बढ़े, क्योंकि सरकार को खर्च करना ही पड़ता है। जब भी इकोनॉमी में मंदी की स्थिति होती है, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा खर्चा नहीं करता, प्राइवेट सेक्टर निवेश पे ध्यान देता है, वो लाभ पे ध्यान देता है। इसलिए जब भी अर्थव्यवस्था की खराब स्थिति होगी, सरकार को अपना खर्चा करना ही पड़ेगा। और यदि सरकार अपना खर्चा पूंजीगत व्यय के रूप में करेगी तो आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाएगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, आपकी इकोनॉमी ग्रोथ है। पूंजीगत व्यय बढ़ाए या अब सरकार ने पूंजीगत व्यय बढ़ाने के पीछे कई कारण थे। पहली बात तो सरकार का जीएसटी अच्छा से मिल गया, सरकार ने सोचा ये पैसा बहुत अच्छा आ गया हमारे पास, तो इसको इन्वेस्ट करो बढ़िया जगह। दूसरी बात, कैपिटल एक्सपेंडिचर, भारत सरकार पिछले 5 सालों से लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है। ध्यान रखना है पॉइंट में, हमारा पिछले 5 सालों से कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ता चला जा रहा है, परसेंटेज टू जीडीपी। और इसके अलावा सरकार ने राज्यों से भी बोला कि आप भी कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाइए, इसलिए राज्यों को 50 वर्षों तक लोन फ्री पैसा प्रोवाइड करा, इन्वेस्ट करो, हम लोन फ्री पैसा आपको देते। तो इसकी वजह से राज्यों ने भी अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर करा। दोस्तों, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इकोनॉमी में अच्छा नहीं होता। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आप सब्सिडी में देंगे, पेंशन में, सैलरी में, ब्याज चुकाने में, उससे आपकी इकोनॉमी में कोई एक्टिविटी बढ़ेगी नहीं। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर आपकी इकोनॉमी में आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ देगा। अगला अगर देखें और प्लस पॉइंट हमारी इकोनॉमी में जो दिख रहे थे हमें, कि हमारी सबसे बड़ी बात है कि कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट बहुत मजबूत हो गई थी। जो पिछले समय से हमारे यहाँ ट्विन बैलेंस शीट समस्या थी, ट्विन बैलेंस शीट समस्या का मतलब बैंकों का एनपीए और कंपनियों का लॉस, ये दोनों समस्याएं हमें दूर कर ली धीरे धीरे। कंपनियां अपनी मजबूत स्थिति में आ गई, क्योंकि कंपनियों ने निर्यात बढ़ाया, उपभोग भी बढ़ा, इसलिए कंपनियों की बैलेंस शीट में इंप्रूवमेंट। और कंपनियों की बैलेंस शीट में यदि इंप्रूवमेंट होगा तो वो निवेश को बढ़ाएगा, वो बैंकों के लोन को चुकाएंगी, जिसकी वजह से बैंक किसी तीसरे आदमी को लोन देगा, और इसी वजह से बैंकों की भी क्षमताएं बढ़ी। बैंकों की क्षमताएं क्यों बढ़ी? क्योंकि एक तो आईबीसी के माध्यम से जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड है, उसके माध्यम से बैंकों का फंसा हुआ बहुत सारा पैसा हमने निकलवाया। दूसरा, सरकार ने बैंकों को बजटीय तरीके से उनको पैसे प्रोवाइड करवाए ताकि कैपिटलाइजेशन किया जा सके, इसकी वजह से। और एनपीए के जो फंसे हुए मामलों का फास्ट ट्रैकिंग रिजोल्यूशन किया, बैंकों का एनपीए सुधरा। और वित्त वर्ष 2022 में जब बैंकों का एनपीए सुधरा तो बैंकों की ऋण देने की क्षमता में वृद्धि हुई। इसलिए बैंकों की ऋण देने की क्षमता देखो, 2022 के चौथी तिमाही में, जो लास्ट तिमाही थी, उसमें बैंकों की ऋण देने की क्षमता जबरदस्त बढ़ी, दो दोहरे अंकों में बढ़ी, ग्रोथ रेट दोहरे अंक है, 10 से अबाउ थी। एमएसएमई को लोन बढ़ाया इन्होंने, 30.5% लोन ग्रोथ रेट हुआ एमएसएमई को देने में। कॉर्पोरेट बॉन्ड, ध्यान रखना। अब बैंकों की क्षमता क्यों बढ़ी? एक तो ये सब कुछ हो गया, दूसरी ओर जितने भी प्राइवेट इन्वेस्टर हैं उन्होंने बैंकों से पैसे ज़्यादा लिया। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट बॉन्ड यील्ड बढ़ा, यानी कॉर्पोरेट सेक्टर से लोन लेना उनके लिए महंगा हो गया। दूसरी बात, ईसीबी यानी बाह्य उधारियों से लोन लेना महंगा हो गया, क्योंकि बाह्य उधारी से लोन लेना इसलिए महंगा हो गया क्योंकि बाहर पहले से ही ब्याज दर बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई थी, यदि विदेशों से लोन लेंगे तो महंगा पड़ेगा। इसी वजह से बैंकिंग लोन की डिमांड ज़्यादा बढ़ी। क्यों? क्योंकि आपके पास अदर विकल्प नहीं और बैंक लोन देने में सक्षम थे, इसी वजह से बैंक में लोन देने की क्षमता ज़्यादा हुई। इन्फ्लेशन थी हमारी इकोनॉमी में, ये बात सही, लेकिन फिर भी हमने उस पर काफी हद तक नियंत्रण पा लिया। तो ये हमारी इकोनॉमी के वो प्लस पॉइंट है जिसको हमने समस्याओं को दूर करते हुए काम किया। आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? देखो, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि भारत की बैंकिंग क्षमता बढ़ी, इसका रिजल्ट क्या हुआ? भारत के बैंकिंग लोन में वृद्धि हुई, क्यों हुई? भारत की बैंकिंग क्षमता बढ़ी, क्यों बढ़ी? ठीक है ना, है ना। व्यक्तिगत
पूंजीगत व्यय बढ़ता है, इकोनॉमी में क्या फायदा होता है? ऐसे क्वेश्चन आपसे यूपीएससी पूछेगी घुमा फिरा के स्टेटमेंट वाइज। फिर स्टेटमेंट डालेगी यूपीएससी कि पिछले 5 सालों से भारत का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, पिछले 5 सालों से भारत का कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, और एक कथन में कौन सा सही है? तो आपको एक ही ध्यान, ठीक है ना? यही प्री के क्वेश्चन बनेंगे, इसको एक बार देख लेना, ज्यादा नहीं, छोटा ही बनाया, ज्यादा पेज है नहीं है। अगला, भारत में समावेशी वृद्धि। समावेशी वृद्धि का मतलब है कि आपकी ग्रोथ रेट तो हो, लेकिन उसका रिजल्ट समाज के सभी वर्गों को मिले। तो बोला है कि आर्थिक समृद्धि तब समावेशी होगी जब वो रोजगार होगा, क्योंकि रोजगार की वजह से ज्यादा जब लोगों को, रोजगार की वजह से ज्यादा लोगों को क्या होगा, आय बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी, उनका डेवलपमेंट बढ़ेगा, उनका शिक्षा स्वास्थ्य का स्तर बढ़ेगा, वही आपका डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ेगा। तो इसके अंतर्गत हमारे यहाँ रोजगार बढ़ा, जो हमारे पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है, जिसको हमारी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मिनिस्ट्री करवाती है, और पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे में स्पष्ट रूप से बोला गया कि शहरी बेरोजगारी घटी, जो 9.8 थी वो घट करके 7 पॉइंट, ये स्टेटमेंट याद रखना, शहरी बेरोजगारी घटी, ठीक है ना, ये लाइन ध्यान रखना। और दूसरी बात, लेबर फोर्स प्राइट जो प्रोफेशनल, जो हमारा श्रम बल आधारित अनुपात होता है, श्रम बल आधारित अनुपात मतलब ये है कि टोटल जनसंख्या और उसमें जिनको रोजगार मिला हुआ है उनका जो अनुपात है वो होता है श्रम बल अनुपात, है ना। तो उसमें श्रम बल फोर्स अनुपात में हमारा इंप्रूवमेंट हुआ, अर्थात लोगों को ज्यादा रोजगार मिला। पूंजीगत व्यय बढ़ा है तो रोजगार बढ़ा है, आप सभी जानते हैं आर्थिक क्रियाकलाप में। निर्यात में थोड़ी थोड़ी वृद्धि होने लगी, और दबी हुई मांग को दोबारा हमने बढ़ाने की कोशिश की, तो इनसे हमारा क्या हुआ, रोजगार बढ़ा। और रोजगार बढ़ा तो हम किसकी ओर गए, समावेशी वृद्धि। एमएसएमई को लोन ज्यादा दिया हमने, क्योंकि बैंकिंग स्थिति मजबूत हुई, तो उनकी तरफ से रोजगार बढ़ा। मनरेगा में पैसा ज्यादा दिया ताकि मनरेगा के लोगों को रोजगार मिले, मनरेगा में सरकार ने व्यय बढ़ाया अपना। पीएम किसान, पीएम गरीब कल्याण के माध्यम से आपने गरीबी को थोड़ा कंट्रोल किया, क्योंकि कोविड-19 के समय कम से कम आपने हर घर को 5 किलो 10 किलो जो भी अनाज दिया, उससे उन्होंने अपना खाना पूर्ति तो करी, अपना पेट तो भरा। और इसके अलावा दोस्तों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 हुआ है, उसमें हम ज़्यादातर है हर पैरामीटर में हमने इंप्रूवमेंट किया, हर पैरामीटर में लगभग हमने इंप्रूवमेंट किया, ध्यान रखना। अगर आपका क्वेश्चन है ज़्यादातर पैरामीटर हम प्लस पॉइंट है, वो सोशल इशू में हमने बताया था डिटेल में, इसलिए हम यहाँ नहीं दिया उसको। अब देखा जाए आउटलुक क्या है, 2023-24 तो अब 23-24 आएगा हमारा, ये हमारा बजट ईयर है। अब 2023-24 की फाइनेंशियल ईयर में इंडिया की जीडीपी कैसे रहेगी, तो बोला है कि सबसे पहले काम हमें करना है हमारी घरेलू डिमांड को बढ़ाना है। समस्या है घरेलू डिमांड बढ़ेगी कैसे, क्योंकि अभी तो आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने में लगी हुई है, इसकी वजह से थोड़ा स्ट्रिक्ट मौद्रिक पॉलिसी अपना रही है, तो पैसा लोगों के पास आना आसान नहीं है। लेकिन सरकार को या आरबीआई को थोड़ा डिमांड को बढ़ाने में काम करना है, इससे निवेश बढ़ेगा। और दूसरी ओर निवेश इसलिए बढ़ेगा क्योंकि बैंकों का एनपीए कमजोर है, एनपीए कमजोर मतलब बैंकों के पास क्षमताएं बहुत अच्छी है, तो बैंक क्या देंगे, लोन आसानी से। और मैंने इकोनॉमी के अंतर्गत आपको एक चीज बताई थी, एक इकोनॉमी में इस बार जो पुरस्कार मिला है, नोबेल पुरस्कार, वो इसी चीज पे मिला है कि इकोनॉमी के लिए बैंक कितने महत्वपूर्ण है। तो यदि बैंक किसी देश की इकोनॉमी मजबूत होते हैं तो देश की इकोनॉमी अपने आप अच्छी तरीके से ग्रोथ करती है, चाहे कितनी ही फाइनेंशियल क्राइसिस उसके समक्ष आ जाए। ये बात सही है कि ग्लोबल ग्रोथ रेट डाउन रहेगी 2023-24 के अंतर्गत, जिसका कारण है कि एक तो हाई इन्फ्लेशन है, और इसके अलावा आपके जो स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी है अपना रहे देश उसको, और दूसरी बात रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट का प्रभाव भी बना रहेगा। इनकी वजह से वैश्विक लेवल पर ग्रोथ रेट कम रहेगी, समस्या हमारे समक्ष रहेगी, और इसकी वजह से हमारा थोड़ा निर्यात भी थोड़ा सस्ता रहेगा, ठीक है। लेकिन फिर भी हमें इन पे काम करना ही होगा। ये इकोनॉमी के अंतर्गत जो फर्स्ट चैप्टर था उसमें बेसिक्सली आपको बहुत सारी चीजें हैं वो आपके क्वेश्चन का आधार बन सकती है, प्लीज तो बेसिक कॉन्सेप्ट पे आप जाइए, और एक बार जो चीज बोली गई है उनको प्रैक्टिकली सोचो, हाँ यदि ऐसा होता है तो क्या ऐसा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यदि हमारे बैंकों की स्थिति मजबूत होगी तो हमारा क्या क्या फायदा, एनपीए घटेगा तो क्या होगा, एनपीए बढ़ेगा तो क्या होगा, यही क्वेश्चन का आधार है, आप चाहे तो पीवाई को देख सकते हैं। इकोनॉमी का 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, कम से कम आपके 10 से 15 क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, कुछ फैक्चुअल होते हैं, जिनको अगर नहीं आए तो छोड़ देना, कोई बड़ी बात तो है नहीं, लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड को छोड़ना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि फैक्ट में ऐसा है कि किसी पे आता है किसी पे नहीं आता,
लेकिन कॉन्सेप्ट को छोड़ना बड़ी समस्याएं पैदा करता है। अब इसका चैप्टर 2 कहता है, चैप्टर 2 पे अगर हम बात करें आगे, यदि हम सेकंड चैप्टर को देखें, इसका थोड़ा सा ब्रीफ चीजें उसमें बताई गई है कि भारत ने अपने मध्यावधि विकास जो भारत का हुआ है पिछले 8 सालों में, कि भाई पिछले 8 सालों में भारत ने बहुत कुछ काम आ सकती, बहुत ज़्यादा हर लेवल पे अपना काम ने सुधार किया, लेकिन कुछ चीज़ें में आसान रूप नहीं हुई। 8 वर्षों में हमने हर लेवल पे काम किया, हर स्ट्रक्चर पे काम किया, संरचनात्मक सुधार किया। आप सभी जानते हैं 2014 के बाद कितनी योजनाएं हैं, कितना आपकी तरह तरह की चीज़ों में चेंजेज हुए, विमुद्रीकरण, जीएसटी, बहुत सारी चीज़ें आई, लेकिन परिणाम आसान रूप नहीं। परिणाम तो है लेकिन आसान रूप नहीं थे, क्योंकि इसका दो कारण था। एक तो बैलेंस शीट इशू, बैलेंस शीट इशू ये था, ट्विन बैलेंस शीट इशू, तो मैं अगर अच्छे से बोलूँ तो ट्विन बैलेंस शीट इशू, क्योंकि 2014-15 में भारत में एक तो कॉर्पोरेट सेक्टर है, उसकी बैलेंस शीट खराब, और एक बैंकों का एंट्री ज़्यादा, जब ये दोनों ही कमजोर हो जाते हैं, इकोनॉमी में निवेश के अवसर बचते नहीं जाते। इसी वजह से हमारी इकोनॉमी जो सरकार ने सुधार किए उनका फायदा नहीं होता। दूसरी बात, 1 by 1 शॉक, एक के बाद एक झटके, जैसे थोड़ा बहुत हमने इंप्रूवमेंट किया 2014 के 15 के तक, उसके बाद 16, 17, 18 में यूएस चाइना ट्रेड वॉर आ गया, उनके ट्रेड वॉर की वजह से हमारी इकोनॉमी दिक्कत आई, फिर ग्लोबल इकोनॉमी स्लो डाउन मारने लग गई, फिर उसके बाद कोविड-19 आ गया, फिर उसके बाद आपका रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट आ गया। इसकी वजह से आपके ये शॉक्स हैं, इन्होंने भी आपकी समस्याओं को बढ़ा दिया, और जो सुधार आपने किए उनका रिजल्ट अच्छा नहीं। अगर थोड़ा सा हम देखें कि उत्पाद और पूंजी बाजार में क्या क्या भारत ने अब तक सुधार किए, तो 1991 में आप सभी जानते हैं हमने बहुत सारे सुधार किए, हर लेवल पे हमने सुधार किए, चाहे आपका बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे आपका सर्विस सेक्टर हो, चाहे हर सेक्टर में औद्योगिक सेक्टर हो, हर सेक्टर में हमने सुधार किया। ये बात सही है कि सुधारों के परिणाम स्वरूप हमारी ग्रोथ रेट बढ़ी। जैसे 1980 के दशक में हमारी ग्रोथ रेट 5.3% थी, लेकिन 2000 के बाद हमारी ग्रोथ रेट 6.3%। तो एक स्टेटमेंट यूपीएससी ला सकता है, क्योंकि यूपीएससी आजकल 91 के सुधारों से पूछ सकता है, क्योंकि 91 के सुधारों को 30 साल हो गए, तो थोड़ा सा उनका थोड़ा सा एक बार आप ध्यान रखना। तो 91 के सुधारों में सबसे बड़ी बात है रिजल्ट अच्छे आए। सर्विस सेक्टर हमारा बहुत जबरदस्त बूम हुआ, जहाँ सर्विस सेक्टर की भागीदारी 1990 में 17.2% थी, वो 2000 में बढ़कर के 30.6%। परंतु हमें फायदा तो और होता, लेकिन एक के बाद एक झटके हमारी इकोनॉमी को लगते रहे। पहला झटका 1991 में हमने सुधार किया, लेकिन इतने में 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया, और परमाणु परीक्षण की वजह से आप सभी जानते हैं हमें यूएसए के द्वारा, अमेरिका के द्वारा आर्थिक प्रतिबंध लगा, और आर्थिक प्रतिबंध की वजह से भारत में एफडीआई रुक गई, भारत का व्यापार कमजोर पड़ गया, भारत को जो देश सहायता देते थे उन्होंने सहायता देना बंद कर दिया, निवेश कमजोर पड़ गया, और इसकी वजह से हमारी ग्रोथ है, जो सुधार 1991 में किए थे उनका हम फायदा नहीं उठा पाए, क्योंकि सुधारों की जरूरत थी एफडीआई, जो हमारी नहीं आ सकती। इसकी वजह से इसके बाद 2000 से लेकर के 2002 में 2 बार अकाल पड़ा, और अकाल की वजह से हमारे एग्रीकल्चर बुरी तरह प्रभावित, इसकी वजह से हमें दिक्कतें आई। और तीसरी 9/11 में जो अमेरिका में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद अमेरिका के द्वारा वैश्विक लेवल पर आतंकवाद को लेकर के बहुत सारी एक्टिविटी की, जिससे ग्लोबल लेवल पर अनियमितताएं आ गई। अफ्रीका में अफगानिस्तान में संकट आ गया, रशिया यूक्रेन में मामला चल रहा है, रशिया यूएसए में डिस्प्यूट चल रहा है, ग्लोबल लेवल पर देशों के बीच में लड़ाइयाँ चल रही थी। इसकी वजह से आप व्यापार को अच्छा नहीं कर पाएंगे, शांति नहीं रहेगी, इसकी वजह से भी आप उनका फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो ये 2003 तक ये समस्या नहीं, हमारी इकोनॉमी में जो ग्रोथ किया था वो 2003 से 8 के समय, 2003 से लेकर के 2008 के बीच इंडिया की इकोनॉमी बहुत बढ़िया तरीके से बूम की, लगातार 5 वर्ष इसकी ग्रोथ रेट 8% या उससे अधिक रही, और इसका मेन कारण था कि अब जो हम पे सेंसन थे 1998 के, वो सेंसन हट गए, हमारे जो एनआरआई थे उन्होंने भारत में बड़ी मात्रा में निवेश किया, प्रवासी। इसके अलावा जो 1991 में सुधार किए उनका प्रभाव 2003 के बाद देखने लगा, लेकिन 2003 से 8 तक हम काम करने वाले थे, इतने में 2008 का फिर एक और संकट आ गया, सब प्राइम संकट, और इसने हमारी इकोनॉमी को फिर कमजोर, इससे उभरने में हमें 4 साल लग गए, 5 साल लग गए।
5 साल में इससे उभरे इतने में दुनिया में ग्लोबल लेवल पर ट्रेड वार होने लगा 2016-17 में। 18-19 में आपकी इकोनॉमी स्लो डाउन होने लगी। 2020 में फिर आपका लॉकडाउन आ गया। 2020 में कोविड की वजह से समस्या बढ़ी और उसके बाद इससे उभरने में आपको पता है इसको उभरने 10 साल 20 साल लग जाएंगे। और इसके बाद रशियन यूक्रेन के साथ ये समस्याओं की वजह से 1991 के जो सुधार है ना उनका पूरा फायदा नहीं। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन इकोनॉमिक सर्वे ने बताई है कि क्या समस्या रही। इसके बाद नए भारत के लिए सुधारों की बात करें, 2014 में नई सरकार आई, उसका नया विजन आया कि सबका साथ सबका विकास लेके चलेंगे। सरकार ने बहुत काम किए, जैसे ईज ऑफ डूइंग को सुधार करने के लिए, व्यापार की सुगमता सुधार करने के लिए बहुत सारे लेवल पे सरकार ने काम किया। इसमें एक लेवल था पब्लिक गुड्स का निर्माण। मैं इसको बताऊंगा आपको पब्लिक गुड्स क्या होती है। पब्लिक गुड्स का निर्माण यानी कि पब्लिक गुड्स जो गुड्स होती है सभी के लिए ओपन होती है, जिसमें कोई कंपटीशन नहीं होता, जिसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना पड़ता है ना, वो पब्लिक गुड्स है। सरकारी इंफ्रा, तो सरकारी इंफ्रा बढ़ाने के लिए हमने बहुत काम किए, जैसे स्वर्णिम चतुर्भुज आप सभी जानते हैं, हमारे दो मेन नेशनल हाईवे, एक तो कन्याकुमारी को कश्मीर से जोड़ता है और एक आपके पूरब में गुजरात को आपके असम के असम तक जोड़ता है। तो ये दो जो हमारे बड़े नेशनल हाईवे बनाए, मतलब बड़े हाईवे बनाए थे, जिसको स्वर्णिम चतुर्भुज, जिसका मतलब है भारत को नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट कनेक्ट करना। इसके बाद भी हमने बहुत सारे सागरमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला प्रोजेक्ट, एक्सप्रेस हाईवे है ना, पोर्ट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, हर लेवल पे हमने काम किया। दूसरी बात पूंजीगत में, मैंने आपको बताया कि सरकार ने 2014 के बाद पिछले 5 सालों से सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ा रही है, आधार कैपिटल निवेश कर रही है। और हमारी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज, मैं बताऊंगा क्या होता है फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेज, ये मजबूत होगी है ना। तो सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार ने सार्वजनिक वस्तुओं के निर्माण में काम किया। दूसरा काम किया सरकार ने सुधारों के पीछे विश्वास निर्माण, कि यदि हमें निवेशकों को अट्रैक्ट करना है तो हमारे ट्रस्ट बिल्ड होना चाहिए, और विश्वास निर्माण के लिए सरकार द्वारा बहुत लेवल पर सुधार किया। जीएसटी में सुधार किया, इनकम टैक्स के सिस्टम में सुधार किया, गुड गवर्नेंस को बढ़ावा दिया, ठीक है ना। और इसी की वजह से भारत में टैक्स बाउंसी, टैक्स बियॉन्ड हो गया, टैक्स बाउंसी है ना, टैक्स बियॉन्सी होता है TOBOUNCY, टैक्स बाउंसी है वो बड़ी, टैक्स बाउंसी मतलब आपका जीडीपी का कर अनुपात और जीडीपी के अनुपात में बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो उसमें आपका बढ़ा क्योंकि आपका जीएसटी संग्रहण ज़्यादा हुआ, आपका कॉर्पोरेट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा हुआ, और इनकी वजह से भारत में बहुत तेज गति से काफ़ी चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई। लेकिन विश्वास क्रिएट करने के लिए सीबीडीटी और सीबीआई, सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स की है और सीबीआईसी आपकी जीएसटी की है, इन दोनों संस्थाओं ने आपस में डेटा शेयर किया, क्योंकि जो जीएसटी भरता है उसकी इनकम तो होती होगी, ठीक है ना, और उसकी इनकम पे क्या टैक्स लगाया नहीं लगा, इनडायरेक्ट मतलब डायरेक्ट टैक्स लगाया नहीं लगा, उसको चेक करने के लिए डेटा शेयरिंग होने लगी। बहुत सुधार किए, इनकी वजह से हमारे यहाँ ईज ऑफ डूइंग में इंप्रूवमेंट हुआ। और आप सभी जानते हैं कि हमारी ईज ऑफ डूइंग में 63 रैंक आ गई थी लास्ट, ठीक है ना। आईबीसी, हमने आईबीसी में सुधार किया, इंसॉल्वेंसी बैंकक्रप्ट कोड में सुधार करके हमने एनपीओ को सुधार किया। रेरा, रियल एस्टेट रेगुलेटिंग अथॉरिटी बनाई ताकि रियल एस्टेट मार्केट में जो अनियमितताएं थी उनको दूर किया गया। इन सभी कारणों की वजह से हमारा ईज ऑफ डूइंग बढ़ा और हमारी रैंक जो लगभग 130 तक थी वो आकर के हमारे 63 पे आ गई 2021 में ईज ऑफ डूइंग के नाम। तो दूसरा काम सरकार ने किया था वो किया था विश्वास आधारित, है ना। तीसरा काम सरकार का था कि निजी क्षेत्र की भागीदारी जरूर बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिना निजी क्षेत्र के एक इकोनॉमी बड़ी लेवल पे नहीं बन सकती। निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी अपनाई। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार अपना कुछ हिस्सा शेयर कर बेच दे प्राइवेट सेक्टर को, तो डिसइन्वेस्टमेंट अपनाया, और जिसके अंतर्गत 2015 से लेकर के 2022 तक हमने 4.07 लाख करोड़ रुपये हमने प्राप्त। क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट से दो फायदे होते हैं, एक तो प्राइवेट सेक्टर आ जाता है तो आपको कंपटीशन मिलता है, आपकी एकदम से क्षमता बढ़ जाती है। दूसरा, सरकार को पैसा मिल जाता है तो सरकार अपना कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ा देता है। लेकिन और सरकार ने आत्मनिर्भर भारत में भी ये टारगेट रखा कि हम डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है ना। हम जितने भी पब्लिक सेक्टर के जो भी उद्यम हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र से क्यों ना हो, हम उनको बेचेंगे, उनकी हिस्सेदारी बेचेंगे। लेकिन डिसइन्वेस्टमेंट का फायदा भी हम पूरी तरह नहीं उठा पाए। क्यों? क्योंकि कोविड की वजह से या ग्लोबल इकोनॉमी सस्ती होने की वजह से आपको खरीदार नहीं मिले, और खरीदार मिले तो आपको अच्छी कीमत वाले नहीं मिले, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा फायदा हो नहीं। क्योंकि आपसे खरीदे कौन? प्राइवेट सेक्टर। तो प्राइवेट सेक्टर खुद ही तंगी में, कंगाली में गुजर रहा है, तो क्या खरीदेगा आपसे?
इसकी वजह से भी आपका डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट अच्छे से। चौथा काम सरकार ने किया, आपकी मैन्युफैक्चरिंग क्षमताएं बढ़ा। चीन से सीखा कि चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बना है, तो क्यों ना भारत बन जाए। इसलिए सरकार ने आत्मनिर्भर भारत प्रोजेक्ट और मेक इन इंडिया कार्यक्रम चलाया। तो भारत ने मैन्युफैक्चरिंग चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया कार्यक्रम पे काम कर रहा है। और PLI मतलब प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव, इसके अंतर्गत जो अच्छा उत्पादन अच्छा प्रोडक्शन करता है उसको हम इंसेंटिव देते हैं कंपनियों को, क्योंकि भारत इस चीज़ से कुछ सीखा है। और क्या सीखा है कि 1960 और 1919 के बीच में, 1960 से लेकर के 1990 के बीच में दक्षिणी कोरिया और ताइवान ने औद्योगिक क्षेत्र में ग्रोथ करी है। उसका मेन कारण ये रहा कि वहाँ के घरेलू औद्योगिकरण में सरकार ने भूमिका निभाई, और यही चीज़ हम सीखें, तो हमने सोचा हम भी निभाएं। तो इसलिए इकोनॉमिक सर्वे ने बोला है बढ़िया काम। इसके अलावा अगर हम बात करें FDI, तो भारत के अधिकांश क्षेत्रों में हमने 100% FDI कर दिया है। 2014 से 2000 FDI की ग्रोथ रेट बहुत हुई है। जैसे अगर देखें 2005 से लेकर के, ये लिखा है 2005 से लेकर के 2014 तक हमारा FDI ग्रोथ रेट 2.2% था, लेकिन 2015 से लेकर के 2022 तक हमारा FDI है वो GDP के अनुपात में 2.6 हो रहा है। तो अगर आपसे पूछे तो बोलना हाँ FDI हमारा बढ़ा है, ठीक है। अगला बुनियादी ढांचे की अगर स्थिति हम देखें तो बुनियादी ढांचे पर सरकार ने कई लेवल पे काम किया है। एक तो राष्ट्रीय लॉजिस्टिक पॉलिसी लेके आए ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम किया जा सके। इसके बारे में हमने हमारे इकोनॉमी के वीडियो में आपको बताया है, आप देख सकते हैं। रक्षा, खनन, अंतरिक्ष क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी कर दी। स्पेस में प्राइवेट सेक्टर आओ, डिफेंस में प्राइवेट सेक्टर आओ, मायने में प्राइवेट सेक्टर आओ, ताकि वो क्षमताएं बढ़ाई जाए। निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए हमने काम किया है, स्टार्टअप हमने डेवलप किए, तो उस आधार पर भी हम काफी आगे इसमें। कृषि की उत्पादकता देखें यदि हम, तो पिछले 6 वर्षों में भारत की औसत कृषि रेट है वो 4.6% है। सही है। इसके लिए सरकार ने हर लेवल पे काम किया, चाहे आपके इनपुट लेवल पे देखो चाहे आउटपुट लेवल पे देखो। जैसे मृदा स्वास्थ्य कार्ड और सूक्ष्म सिंचाई योजना, ये इनपुट लेवल की कॉस्ट है, इनको सुधार किया। स्वास्थ्य और इसके अलावा आपका फसल बीमा योजना है ना, आपके ई-नेम प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अच्छी चीजें बेच सकें। एग्रीकल्चर के लिए एक इन्वेस्टमेंट फंड बनाया गया, क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाए गए। तो एग्रीकल्चर में बहुत ध्यान। ये बात सही है कि 2014 से लेकर के 2022 तक हमने बहुत काम किया हर लेवल पे। एग्रीकल्चर लेवल वो मेंस का पॉइंट ऑफ व्यू में ज़्यादा पॉइंट नहीं लिए, हर लेवल पे हमने काम किया। तो ध्यान रखना थोड़ा, एग्रीकल्चर हमारी ग्रोथ हुई, इंडस्ट्री में कैसे हुआ, FDI का क्या स्टेटस रहा, ये आपको थोड़ा फैक्ट पता होना चाहिए कि FDI कैसे बढ़ा क्या रहा। लेकिन इनके रिजल्ट आसान भी नहीं है, और उसका कारण मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। बैलेंस शीट समस्या, स्पेशली ट्विन बैलेंस शीट समस्या एक और एक होता है ट्विन डेफिशिएंट क्राइसिस, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। एक तो ट्विन बैलेंस शीट समस्या तो आप समझ गए होंगे, ट्विन बैलेंस शीट प्रॉब्लम। इसमें क्या होता है कि आपकी दो बैलेंस शीट, आपकी कॉर्पोरेट सेक्टर की बैलेंस शीट यानी कंपनियों की, और एक आपका बैंक। जब बैंक कंपनियों की कॉर्पोरेट बैलेंस शीट खराब होगी, अर्थात ये नेगेटिव में रहेंगी, ये नेगेटिव में रहेंगी, तो इन्होंने जो बैंक से लोन लिया वो नहीं चुका पाएंगे, इससे बैंकों का भी एनपीए बढ़ जाएगा। और यदि बैंकों का एनपीए बढ़ जाएगा तो बैंक लोन देने की क्षमता में नहीं रहेगी। जब बैंक लोन नहीं देंगे तो कंपनी निवेश कहाँ से करेंगी, तो कंपनी निवेश नहीं करेंगी तो अपनी समस्या से बाहर कैसे निकलेंगी। ये बड़ी समस्या है जिससे हमने धीरे धीरे काबू, इसकी वजह से हम ज़्यादा फायदा नहीं उठा। दूसरा था ट्विन डेफिशिएट क्राइसिस। ट्विन डेफिशिएट क्राइसिस, डेफिशिएट है, डेफिशिएट नहीं, डेफिशिएट है, ये है डेफिशिएट। एक क्या होता है ट्विन डेफिशिएट क्राइसिस का मतलब होता है आपका फिस्कल डेफिशिएट और आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट दोनों एक साथ हुआ है। अब इनका संबंध कैसे, जब आपका करंट अकाउंट डेफिशिएट बढ़ेगा अर्थात आपका आयात महंगा होगा, यही तो बात है। आयात महंगा है अर्थात बाहर से आने वाली वस्तुएं महंगी है, तो उसको सरकार जनता तक पहुंचाने के लिए सरकार को मजबूरी में सब्सिडी देनी पड़ेगी। सब्सिडी देगी तो आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, इसकी वजह से ये समस्या उत्पन्न, ठीक है। तो आपका फिस्कल डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा, अर्थात ट्विन डेफिसिट क्राइसिस का आपको सामना करना पड़ा। इसकी वजह से आप ज़्यादा फायदा नहीं उठा पाए। एनपीए बढ़ा, बैंकों की लोन देने की क्षमताएं कम हुई, और आपकी जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी थी वो डूब गई। जैसे INFS कंपनी का नाम सुना होगा, डूब गई। इसकी वजह से तो इसमें SBI का बहुत पैसा लगा हुआ था, ये बहुत बड़ा मार्केट को मतलब झेले हुए थी, मतलब इस पर डिपेंड था। लेकिन ये जब डाउन हुई तो हमारी इकोनॉमी को बड़ा झटका। अगला कोविड-19 की समस्या, जब आप थोड़ा बहुत सुधरने में आए इतने में आपकी कोविड-19 की समस्या आ गई।
इन कारणों की वजह से आप ज़्यादा सुधार नहीं पाए, ठीक है ना, इन कारणों की वजह से। अब 2030 तक अगर हमें करना है तो हमें क्या क्या काम करना है, तो बैलेंस शीट हमें इंप्रूवमेंट करनी है, डिजिटलीकरण करना है, नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे हमारे कम हो जाएंगे, ये काम हमें करना है। चैप्टर नंबर तीसरा, 2 चैप्टर हो गए, तीसरा चैप्टर है आपका राजकोषीय नीति। इसके बारे में ऑलरेडी आप सभी जानते हैं, राजकोषीय नीति सरकार द्वारा अपनाई जाने वाली नीति है जो इकोनॉमी को बैलेंस करने के लिए यूज की जाती है, जिसमें आपका बजट भी आता है, सारी चीजें। अगर राजकोषीय नीति की अगर बात करें तो भारतीय राजकोषीय नीति की सबसे पहले किसी भी इकोनॉमी में राजकोषीय नीति का अगर फायदा देखें तो क्या कि जब भी इकोनॉमी खराब होती है तो राजकोषीय नीति ही वो हथियार होती है जो उसको बचाता है, क्योंकि सरकार को खर्च करना ही पड़ता है, सरकार को निवेश करना पड़ता है, सरकार को डिमांड बढ़ानी पड़ती है, सरकार को सप्लाई बढ़ाने में काम करना पड़ता है, सरकार इकोनॉमिक ग्रोथ में काम करती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इस समय काम नहीं करता। और यही कैपिटल इकोनॉमी का सबसे बड़ा समस्या है। कैपिटल इकोनॉमी बोलती है कि नहीं प्राइवेट सेक्टर सब कुछ कर लेगा, लेकिन होता नहीं है। कोविड-19 में सारी कंपनियां धराशायी हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ एक चीज है कि राजकोषीय नीति का सबसे पहले आप समझो महत्व क्या है। देखो, राजकोषीय नीति का सबसे पहला महत्व है कि कमजोर वर्गों के लिए सेफ्टी नेट। जब भाई आप सभी जानते हैं कि राजकोषीय नीति नहीं होती तो आपके लिए कोविड-19 के दौरान गरीब कल्याण योजना कहाँ से आती, 5-5, 10 किलो जो अनाज दे रहे हो कहाँ से आता, लोगों को घर बैठे पैसे दे रहे वो कहाँ से आता। तो राजकोषीय नीति का पहला एम होता है जन कल्याण, और जन कल्याण वाला गरीब और वंचित वर्गों को सुरक्षा प्रोवाइड, वो हमने किया कोविड-19। दूसरा होता है डिमांड और सप्लाई बढ़ाना, जो आर्थिक क्रियाकलापों के लिए जरूरी होती है। अब दोनों लेवल पर सरकार काम करेगी, डिमांड के लेवल पर, सप्लाई लेवल पर। कैसे करेगी? डिमांड के लेवल पर लोगों को सब्सिडी देगी, लोगों को पैसा देगी, भाई डिमांड पर लोगों को बहुत सारी फैसिलिटी, सैलरी बढ़ाएगी, पेंशन बढ़ाएगी, ताकि लोगों के पास पैसा जाए, लोग डिमांड करें। सप्लाई बढ़ाने के लिए जो निवेशक होते हैं उनको पीएलआई सुविधा देगी, उनको सस्ता लोन प्रोवाइड करवाएगी, और एमएसएमई को क्रेडिट गारंटी देगी। इस तरह की चीजें सरकार करती है, और इसी से आपकी डिमांड और सप्लाई बढ़ती है, परिणाम स्वरूप आपकी अर्थव्यवस्था बैलेंस में हो जाती है। इसलिए राजकोषीय नीति बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब राजकोषीय नीति में आप देखते हैं तो राजकोषीय नीति में सबसे पहले केंद्र की फाइनेंशियल स्टेटस देखते हैं कि कैसे चेंज हुई, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सबसे पहले देखते हैं राजकोषीय स्थिति में फिस्कल डेफिसिट। 2021 में सरकार को बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ा, इसलिए हमारा फिस्कल डेफिसिट 2021 में बढ़ गया। 2022 में हमारा और कम किया हमने, और 2023 में हम और कम कर रहे हैं, 6.4% का टारगेट रखा। अब राजकोषीय घाटे को यदि कम करना है, यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछ चुकी है कि क्या करना होगा ताकि आपका राजकोषीय घाटा कम हो जाए, ताकि आपका राजकोषीय समीकरण बढ़े। तो ऐसे कौन कौन से प्रोविजन निम्नलिखित में से किए जाए कि हो जाए ऐसे। तो सरकार ने क्या किया, एक तो सब्सिडी को तार्किक बनाया। ये क्वेश्चन पूछा है, सब्सिडी को तार्किक बनाने का मतलब है अनावश्यक सब्सिडी से बचो, ठीक है ना। तो खाद और उर्वरक सब्सिडी पर जो अतिरिक्त सरकार का खर्चा हो रहा था उसको सरकार ने कम किया, और विशिष्ट शुल्क में कटौती की। सरकार जो विभिन्न प्रकार के शुल्क दे रही थी, है ना, और वो चीजें थी उनमें धीरे धीरे सरकार ने कटौती करी ताकि सरकार का राजकोषीय घाटा ज्यादा ना बढ़े। दूसरा, विवेकपूर्ण बजटीय मैनेजमेंट सरकार ने किया, ये बहुत बढ़िया काम किया बजट में। एक्चुअली में क्या था कि बहुत बड़े तरीके से क्या किया कि सरकार ने ये पहले से ही चीजें हमारे पास थी कि जब भी हमारी इकोनॉमी इरेगुलरिटी हो जाए, अनियमितता हो जाए, तो दौरान सरकार ने एक बफर रखा अपने पास ताकि वो इस स्थिति में फायदा उठा सके। तो वो कारण विवेकपूर्ण बजट की वजह से। फिर केंद्र के अगर गैर ऋण प्राप्तियों की हम बात करें, गैर ऋण प्राप्तियां आप सभी जानते हैं कौन कौन सी होंगी। टैक्स से प्राप्त होने वाली ऋण प्राप्तियां, देश इन्वेस्टमेंट से प्राप्त होने वाले ऋण प्राप्त। बजट के सारे फैक्ट देख के जाना, बजट में जो होते हैं एक्सपेंडिचर और आपका एक रेवेन्यू। एक्सपेंडिचर में आपका राजस्व एक्सपेंडिचर कौन सा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कौन सा है, ये अच्छे से पढ़ के जाना, क्वेश्चन आएंगे यहाँ से। तो अगर गैर ऋण में देखें तो आपका सबसे पहला आएगा रेवेन्यू, यानी कि आपका टैक्स वाला। तो ये बात सही है कि लॉकडाउन में हमारा टैक्स घटा, टैक्स कलेक्शन घटा, क्योंकि जीएसटी तो घटना ही था, क्योंकि उत्पादन नहीं हो रहा था। लेकिन 2022 में हमारा ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू और नेट टैक्स रेवेन्यू में 2022, क्योंकि तो एकदम से मार्केट ओपन हुआ, एकदम से लॉकडाउन हटा, तो आर्थिक क्रियाकलाप तेज गति से हुए, तो एकदम से जीएसटी बढ़ना था, तो लोगों को तुरंत इनकम मिलने लगी, तो अभी तेज गति से आपको पता है। लोगों को एकदम से चीजें मिलने लगी, तो भी आपको पता है कि इनकम बढ़ी, लोगों को टैक्स कलेक्शन आपका
डायरेक्ट टैक्स भी बढ़ा, और इसके लिए सरकारी प्रयासों की वजह से हमारा टैक्स रेशियो भी, जीडीपी टैक्स रेशियो हमारा बढ़ा। ये बहुत बड़ी बात है, जीडीपी टैक्स रेशियो बढ़ा तो हमारा जीडीपी टैक्स अनुपात बढ़ा। प्रत्यक्ष कर में भी 26% 26% वृद्धि हुई हमारे प्रत्यक्ष कर में। सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क, एक चीज ध्यान रखें, सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क के अंतर्गत सरकार ने फ्लैक्सी पॉलिसी अपनाई। ये कैसे काम करती है इसको थोड़ा देखो। ये काम करती है, इसका तरीका आप देखो कि सीमा शुल्क में फ्लैक्सी पॉलिसी क्या अपनाई। फ्लैक्सी पॉलिसी का मतलब है, देखो सीमा शुल्क उत्पाद शुल्क वो हमने फ्लैक्सी पॉलिसी के अंतर्गत यूज किया। कैसे कि जब कोविड-19 था तो हमारा टैक्स कलेक्शन घट गया, क्योंकि जीएसटी घट गया, इनडायरेक्ट टैक्स घट गया, तो राजस्व सरकार के पास कम हो गया, सरकार लोगों को खर्च ज़्यादा कर रही थी। तो सरकार ने उस समय राजस्व को बढ़ाने के लिए अपने पेट्रोल डीजल पर उत्पाद टैक्स बढ़ा दिया ताकि सरकार के पास रेवेन्यू ज़्यादा हो सके। लेकिन जब सरकार ने टैक्स बढ़ाया तो इन्फ्लेशन बढ़ गई। अब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो धीरे धीरे सरकार ने दोबारा क्या किया कि तेल की कीमतों की जब महंगाई हो गई, चाहे वो कोविड की वजह से हुई, चाहे वो रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट की वजह से हुई, सरकार ने उन पे से उत्पाद टैक्स हटा दिया ताकि तेल सस्ता हो। इसलिए इसे बोलते हैं फ्लैक्सी, जो राजकोषीय नीति है। इसी प्रकार ध्यान रखना, इसका समझना मतलब क्या है कि जब वस्तु महंगी हो रही, जब जब सरकार को टैक्स की जरूरत है तो सरकार ने टैक्स रेट बढ़ा दी। जब टैक्स रेट बढ़ा दी क्योंकि सरकार के पास रेवेन्यू जरूरत थी, लेकिन जैसे ही जरूरतें पूरी हुई सरकार ने वो घटा दी क्योंकि वस्तु महंगी हो रही थी। उत्पाद शुल्क की बात करें, जो ये उत्पाद शुल्क है, इसी की हम बात करें तो यही कारण है कि इसमें गिरावट आई, क्योंकि तेल की कीमतें महंगी होने की वजह से हमने उत्पाद शुल्क को कम कर, इसलिए उत्पाद शुल्क कलेक्शन में अप्रैल 2022 के समय हमारी गिरावट देखी गई। दूसरी ओर इन्फ्लेशन के कारण कस्टम ड्यूटी भी हमने कम करी, क्योंकि वस्तुएं हमें महंगी हो रही थी, इसलिए हमने कस्टम ड्यूटी भी कम कर दी। परंतु हमारा ज्यादा आयात करने की वजह से हमारा टोटल कस्टम कलेक्शन टैक्स में वृद्धि, क्योंकि हम ज्यादा आयात करने लगे। अब ज्यादा आयात करने लगे, चाहे आप 5% से लगाओ, लेकिन आपका टैक्स कलेक्शन तो बढ़ेगा। पहले आप 100 वस्तु आयात कर रहे थे, आपकी टैक्स कस्टम ड्यूटी थी 10%। अब आप 1000 वस्तु आयात कर रहे हो, आपकी कस्टम ड्यूटी है 5%, तो टोटल कलेक्शन तो आपको बढ़ा ही है, टोटल कलेक्शन बढ़ा। ये चीज आपको ध्यान रखें। सीमा शुल्क में कमी नहीं हुई, बल्कि उत्पाद शुल्क में कमी हुई। ये स्टेटमेंट याद रखना। जीएसटी एक महत्वपूर्ण रेवेन्यू के रूप में रहा। जीएसटी की ग्रोथ रेट 24.8% रही भारत में। क्यों? क्योंकि एक तो जीएसटी का दायरा बढ़ा। पहले लोग जीएसटी 70 लाख पे करते थे 2017 में, अब 1.4 करोड़। तो आपका जीएसटी कलेक्शन बढ़ा, क्योंकि ऑब्वियसली एक तो उसका बेस बढ़ गया। ध्यान रखना, जीएसटी का बेस बढ़ गया। पहले 70 लाख पे करते थे, अब 140 लाख पे करते हैं। जीएसटी स्लैब को आपने रीजनेबल बनाया है ताकि लोग ज़्यादा जीएसटी के दायरे में आ गए। फर्जी बिलों को रोकने में आपने पूरी काम की, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट में आप फर्जी बिल बहुत बनाते थे लोग कि मैंने इतना पहले पे किया है, मुझे इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट दो, जबकि वास्तव में लोगों ने पे किया नहीं था इतना। ठीक है। गैर कर के अंतर्गत हमने डिसइन्वेस्टमेंट में हमने काम किया, लेकिन बाह्य कारकों की वजह से हम डिसइन्वेस्टमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट में खरीदार अच्छे नहीं मिल पाए। केंद्र सरकार के व्यय की अगर बात करें तो केंद्र सरकार ने अपने व्यय के अंतर्गत बहुत व्यवहारिक पॉलिसी को अपनाया। पहले सरकार ने क्या किया, भाई पहले तो लोगों को खाना पीना खिलाओ। कमजोर वर्गों के लिए सरकार ने पहले सेफ्टी नेट के रूप में काम किया। सेफ्टी नेट के अंतर्गत सरकार को कौन सा खर्चा करना पड़ता है दोस्तों? राजस्व। जैसे सरकार ने लोगों को सब्सिडी दी, पेंशन दी, लोगों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत 500 रुपये खाद्यान्न सुविधा प्रोवाइड करवा, तो सेफ्टी नेट यूज किया। इसलिए सरकार की जो राजकोषीय नीति थी बड़ी प्रैक्टिकल थी, जरूरत थी सेफ्टी नेट की तो किया। लेकिन जैसे ही आपने उनको थोड़ी स्थिति में ठीक ठाक ला दिया, अब आपको आर्थिक क्रियाकलाप बढ़ाने, तो आपने पूंजीगत व्यय को बढ़ाया। ठीक है। इसके अलावा प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति, प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति पर सरकार ने बल दिया, क्योंकि नॉर्मली होता है कि जब मंदी की स्थिति होती है, नॉर्मली ये होता है कि जब मंदी की स्थिति होती है, तो इसको मैं आगे आपको एक अच्छी तरीके से समझाऊंगा। प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति, इसमें थोड़ा डिटेल से जाना पड़ेगा। अभी ध्यान रखना, सरकार ने प्रति चक्रीय राजकोषीय नीति अपनाई। वो क्या होती है मैं अभी आपको बताऊंगा। तो ये हो गया। इसके अलावा केंद्र द्वारा पूंजीगत व्यय में वृद्धि की गई। 2009 में हम टोटल जीडीपी का 1.7% कैपिटल एक्सपेंडिचर करते थे। 2023 में हमने 2.9% किया है, हमने बढ़ा दिया। 2022 में 2.5%, तो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया। राजस्व व्यय संबंधी अगर देखें
राजस्व व्यय संबंधी राजस्व व्यय सरकार कहाँ करती है? एक तो ब्याज के भुगतान पर राजस्व होता है, ध्यान रखना, लोन के भुगतान पर नहीं, ब्याज के भुगतान, सब्सिडी, पेंशन और वेतन, राज्यों को हस्तांतरण, ये सभी हमने क्या आते हैं आपके राजस्व में आते हैं। तो हमने जरूरत के आधार पर तो इनको भी सरकार ने थोड़ा आराम से खर्च किया, लॉजिकली इन पे राजस्व को खर्च किया जरूरत के आधार पर। राजस्व व्यय घटाया सरकार ने, ये जरूरत थी तो घटाया, लेकिन राजस्व व्यय घटाया कैसे? 2021 में सरकार ने राजस्व व्यय कितना किया था? 15.6, जो 2022 में घटाया कि 13.5 लाख। सब्सिडी भी घटाई, उनको रीजनेबल बनाया। सब्सिडी 2021 में जीडीपी का 3.6% थी, उसको घटा करके 2022 में 1.9% है। अर्थात सरकार ने अपनी राजस्व घाटे को धीरे धीरे लॉजिकल बनाया। हाँ, महामारी कोविड में हमने उधारी बहुत ज्यादा ली, इसलिए ब्याज का भुगतान हमारा बढ़ा, क्योंकि तो देना ही पड़ता है। अब तक तो हम सेंट्रल गवर्नमेंट की देख रहे थे, अब स्टेट गवर्नमेंट की देख लेते हैं उनका क्या परफॉर्मेंस रही। तो राज्यों की अगर देखें तो राज्यों की परफॉर्मेंस, जिसे बोलते हैं ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, वो भी अच्छा रहा। पहले 4.1% था, उसको घट करके 2.8% हो गया। तो राज्यों का भी राजकोषीय घाटा घटा, ठीक है ना। और थोड़ा 2023 में ज़्यादा खर्च करेंगे तो 3.54% का टारगेट रखा है। दूसरा, उपयुक्त उधारी सीमाएं, केंद्र सरकार उनकी उधारी की सीमा डिसाइड करती है कि भाई हम आप इतना उधार ले सकते हैं। तो 2021 में सरकार ने बोला कि आप टोटल उधार है, जिसे बोलते हैं नेट बोरोइंग सेलिंग बोलते हैं इसको, तो टोटल उधार सीमा है आपकी 2021 में सरकार ने बोला आपकी टोटल जीडीपी का 5% लेना, क्योंकि उस समय जरूरत थी 2021 में। 2022 में थोड़ा सा कम कर दिया, 2023 में उसको 3.5% कर दिया। तो राज्यों को उनकी उधार सीमा, पहले ध्यान रखना टारगेट 3% का है, 3% ज़्यादा नहीं हो, 2% का भी तो रखा है, लेकिन अभी सरकार इसको 3.5% तक उनको परमिशन दे देगी। आप 3.5% तक उधार सीमा रख सकते हो, क्योंकि आपको एक्सपेंडिचर करना है। और 2022 में भी राज्यों ने ध्यान रखना, आज तक राज्य केवल राजस्व ही करते हैं, राज्यों ने भी अपने पूंजीगत एक्सपेंडिचर को बढ़ाया। सहकारी संघवार की बात देखें तो देखने को मिली, क्योंकि केंद्र ने राज्यों को जो हस्तांतरण करना था वो सारा पैसा हस्तांतरण कर दिया, चाहे राज्यों का हिस्सा टैक्स में हो, चाहे अनुदान में हो, चाहे सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम में हो। इसके अलावा 2019 से लेकर के 2023 तक सरकार का टोटल हस्तांतरण है वो बढ़ा। संकट के दौरान में जो जीएसटी कलेक्शन था उसको भी सरकार ने राज्यों को दिया। राज्यों की उधार सीमाएं उसमें भी वृद्धि की, जिसे बोलते हैं एफआरएल। एफआरएल को मतलब फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी लेजिटेशन, ठीक है ना, यानी कि उनकी उधार सीमा। अब सरकार, हमारी गवर्नमेंट की, सरकार की लोन प्रोफाइल को देख लें कि सरकार ने हमारा लोन कैसे लिया है। तो ये बात सही है कि 2020 में हमारा राजकोषीय विस्तार बढ़ा, क्योंकि हमने खर्चे बहुत ज़्यादा किए, इसकी वजह से हमारा लोन ज़्यादा बढ़ा, ठीक है ना। संप्रभु ऋण संधारणता, लेकिन हमने लोन लिया ना, वो ऐसा नहीं लिया कि जो हमें समस्या पैदा कर। पहला कि संप्रभु ऋण संधारणता को देखो, सबसे पहले संप्रभु ऋण संधारणता का मतलब है कि हमने जो लोन की चीज़ें थी, जो लोन लिया है वो सस्टेनेबल कैसे रहा। लोन सस्टेनेबल कैसे रहा, यानी कि लोन हमने ऐसा लिया जो हमें समस्या पैदा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि एक तो सरकार ने बजट को थोड़ा कठोर कर दिया कि अनावश्यक खर्चा ना करें, ताकि यूज अच्छा हो और उसको वापस पे किए। ब्याज दरें है वो बढ़े, ग्रोथ रेट हमारी बढ़े, इस तरीके से सरकार ने ध्यान दिया। लेकिन एक चीज़ इसमें मैंने बताऊंगा आपको कि सरकार का ये लोन है ना संधारण, इसलिए क्योंकि सरकार ने एक तो ज़्यादातर सरकार ने घरेलू लोन, लगभग 9.5% के समथिंग हमने घरेलू लोन ले रखा है। घरेलू लोन बहुत बढ़िया है, क्योंकि वो विदेशी मुद्रा को इफेक्ट नहीं करता। क्योंकि विदेशी लोन अगर आप लेंगे तो आपका मूल्यह्रास होगा मुद्रा का, तो वो दिक्कत खड़ी करेगा। ग्लोबल मार्केट में इम्बैलेंस होगा तो दिक्कत खड़ी होगी। इसलिए बाह्य लोन की तुलना में घरेलू लोन ज़्यादा सुरक्षित रहता है। तो हमारे यहाँ ऋण संधारणता क्यों है? क्योंकि एक तो हमने लोन लिया घरेलू लिया, डोमेस्टिक लोन, 95% हमारा घरेलू मुद्रा में लोन है, 4.9% हमारा विदेशी मुद्रा में। अब मुद्रा, विदेशी मुद्रा का लोन हमें समस्या पैदा कर देता है। दूसरी बात, हमने लोन लिया फ्लेक्सी इंटरेस्ट रेट पे नहीं लिया। कई लोग लेते हैं कि फ्लेक्सी इंटरेस्ट रेट का मतलब है कि अगर 2020 में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा तो मुझे उसी हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा, 2025 में बढ़ा तो मुझे बढ़ा के देना पड़ेगा, 2026 में बढ़ा मुझे बढ़ा के जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। हमने बोला भाई बढ़ या घट, हम 5% पे ले रहे हैं, आपको 5% ही पे करना, ऐसे रिस्क नहीं रहता। अब फ्लेक्सिबिलिटी में क्या रिस्क रहती है? अगर पता नहीं मार्केट खराब हो जाए तो पैसा मेरा डूब जाए, ज़्यादा ब्याज देना पड़ता है, ठीक है। समृद्धि और ब्याज दर का मतलब है कि अगर दोनों के बीच में सकारात्मक, अगर आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा है ब्याज दर की तुलना में, आप प्लस में हो तो अच्छी बात है कि आप संधान है। और अगर आप ब्याज दर ज़्यादा है, आपकी ग्रोथ रेट उस अनुपात में नहीं हो पाई, तो आप थोड़ा सा माइनस हो जाए, ठीक है।
तो तीसरा चैप्टर आपका कंप्लीट। ये जो बेसिक स्टेटमेंट मैं आपको बोल रहा हूँ यही आपका काम का आधार है। अब आता है आपका, अब तक राजकोष नीति पड़ी, अब आप मौद्रिक नीति। इसको कौन डिसाइड करेगा दोस्तों? आरबीआई। तो मौद्रिक नीति और वित्तीय मध्यस्थता, क्योंकि बैंक वित्तीय मध्यस्थता ही होते हैं, हमसे उधार लेते हैं आपको देते हैं, एक ही चीज होती है। तो ये रहा कि पिछले 4 वर्षों में सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिला। आप सभी जानते हैं इन्फ्लेशन बढ़ने के पीछे कई कारण है, चाहे कोविड-19 की बातें हुई, चाहे रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट हो, चाहे ऑयल महंगा होना, क्रूड ऑयल महंगा होना, तो इनकी वजह से हमारा राजकोषीय घाटा मतलब हमारे इन्फ्लेशन बढ़ा। और सरकार को, केंद्रीय बैंक को इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए स्ट्रिक्ट मौद्रिक पॉलिसी अपनानी पड़ी, ताकि वो अधिशेष की तरलता, तो ज़्यादा लिक्विडिटी है उसको कम कर सके। तो हमने स्ट्रिक्ट मौद्रिक पॉलिसी। दूसरी ओर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, बाजार, ऋण वितरण, जो भी पेंशन जैसे हैं, इसमें ग्लोबल मार्केट की तुलना में इंडिया के मार्केट की परफॉर्मेंस अच्छी रही। अर्थात हमारा जो जैसे अगर किसी ने इन्वेस्ट किया तो उसको बढ़िया मिला है, बीमा में बढ़िया चीज़ें मिली, पेंशन बढ़िया हमारे ग्रोथ रेट के लिए, तो ये बात असली है। मौद्रिक विकास की अगर हम बात करें तो ये सही बात है, कमोडिटी है, यानी वस्तुओं की कीमतें में बढ़ी हुई है, क्योंकि उसका कारण यही है कि रशिया कोविड-19 हो गया, और इसलिए मौद्रिक नीति ने इस बढ़ी हुई कीमत को, यानी कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए निम्नलिखित साधन अपनाए। अब आपसे यूपीएससी पिछली बार पूछा है, फिर पूछ सकता है कि जब भी आपकी इन्फ्लेशन ज़्यादा हो तो हमें क्या करना चाहिए, ठीक है ना? तो देखो क्या करना है। तो पहला काम किया SDF, स्थायी जमा सुविधा। ये ध्यान रखना है, शब्द को याद रखना। स्थायी जमा सुविधा का मतलब होता है कि आरबीआई बैंकों को बिना किसी कोलेटरल दिए उनका सारा पैसा अपने पास खींच लेती है, कोई संपार्श्विक नहीं देती, अपने पास पैसा खींच लेती है, ताकि उनके पास लिक्विडिटी कम हो जाए। उस फैसिलिटीज को बोलते हैं SDF फैसिलिटी। किसको? आरबीआई के पावर में। लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, इसमें क्या है कि सरकार लिक्विडिटी एडजस्ट तो करती है, रेपो रेट पे लेती है, लेकिन उसको संपार्श्विक देना पड़ता है, कुछ कुछ गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, कुछ आरबीआई है बैंकों को देती है। तो ये फैसिलिटीज का यूज किया ताकि मार्केट से पैसा निकाला जाए। रेपो रेट को बढ़ाया, एमएसएफ को बढ़ाया, इनमें वृद्धि की, ताकि मार्केट में बैंकों को लोन मिला जाए, तो बैंक फिर उसका ज्यादा यूज करेगा। मनी मल्टीप्लायर, हमारे मनी मल्टीप्लायर में वृद्धि हुई, यानी कि जब मुद्रा की आपूर्ति में कई गुना वृद्धि हो जाए, उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। अब जैसे मान लो 10 रुपए का नोट है, 5 बार घूम गया 50, ठीक है, तो 50 रुपए की सप्लाई कर दो, उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। तो उसमें वृद्धि देखने को। तरलता की स्थिति देखें तो कोविड-19 में लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा, कोविड-19 अगर बात करें तो कोविड-19 की वजह से मार्केट में लिक्विडिटी ज़्यादा हो गई, परिणाम स्वरूप सख्त मौद्रिक नीति का कारण आरबीआई को अपनाना पड़ा। लेकिन एक चीज और है जो आपको दिखानी पड़ेगी, वो है WACR और रेपो रेट। W7 या वेटेज अगेंस्ट कॉल रेट होती है हमारी, कॉल रेट आप सभी जानते होंगे, जो 1 डे की उधारी के लिए जो उधारी ली जाती है उस पर जो ब्याज दर होती है, जिसे कॉल मनी बोलते हैं हम, उसी प्रकार का वो थोड़ा महंगा रहती है। तो ये बोला गया कि देखो स्ट्रिक्ट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाने तो रेपो रेट बढ़ा दी, और इसकी वजह से आप कॉल रेट है आपकी जो कॉल मनी पे दी जाती है, मतलब एक दिन की उधारी के लिए दी जाती है, वो ज़्यादा होती है, वो दोनों मैच कर दें, उनका अंतराल घट जाए, ठीक है ना? ये बात है। मौद्रिक नीति संस्करण का मतलब है कि जिस दर से आरबीआई अपनी इंटरेस्ट रेट या रेपो रेट को कम करती है, उसी दर से ग्राहकों को मिलता है वो कम या ज़्यादा। तो ये बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बैंकों की उधारी और जमा वृद्धि दरों में वृद्धि, क्योंकि जैसे नीतिगत दरें बढ़ाई, नीतिगत दर का मतलब था रेपो रेट, तो जैसे रेपो रेट बढ़ाई तो बैंकों ने भी अपनी उधारी दर बढ़ा दी, और दूसरी बात, बैंकों में हम पैसे जमा करवाने तो जाते हैं, उस पर भी तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक हमें देते हैं, वो भी बढ़ाई गई। तो अर्थात मौद्रिक नीति संचरण हुआ। ध्यान रखना, मौद्रिक नीति संचरण का मतलब समझ जाना, ये कॉन्सेप्ट घूम करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। मौद्रिक नीति संचरण का मतलब है जिस अनुपात में आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति में चेंज कर रहा है, क्या बैंक भी उसी अनुपात में अपनी मौद्रिक नीति में चेंज कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। जीसैक के मार्केट को अगर हम देखें तो दोस्तों एक बढ़िया बात है कि जीसैक का मार्केट यील्ड सभी में तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव हमने देखा बोला, लेकिन हमारी लॉन्ग टाइम की जीसैक है उसमें हमारा मार्केट यील्ड है वो बढ़ी, ठीक है, लॉन्ग टाइम की। और बॉन्ड मार्केट 2022 की अगर मैं बात करूँ, प्रथम तिमाही में गिरा, लेकिन 2022 प्रथम छमाही में गिरा, लेकिन दूसरी छमाही में दोबारा बढ़ गया, ठीक है ना। तो प्रथम छमाही में इसलिए क्योंकि वही रशिया यूक्रेन का डिस्पोर्ट ज़्यादा इफेक्टिव था, तो इसकी वजह से मामला।
बैंकिंग सेक्टर की अगर बात करें तो हमारे शेड्यूल जो बैंक है, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक, जितने भी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक है उनकी संपत्ति की गुणवत्ता बढ़ी, क्योंकि उनका ग्रॉस एनपीए घटा। 8.2% था, जो घट करके पिछले 7 वर्षों में सबसे कम 5% है। क्योंकि उनका गुणवत्ता कैसे बढ़ी, क्योंकि एनपीए मतलब उनकी कोई असेट काम की थी नहीं, लेकिन वो कम गया तो उनकी गुणवत्तापूर्ण असेट ज़्यादा हो गई, जिसकी वजह से वो लोन देने में ज़्यादा सक्षम हो। इसके अलावा कैपिटल असेट टू रेशियो, सीआर होता है उनका, नहीं सीआर मतलब कवरेज रेशियो होता है। बैंकों का सीआर बड़ा, मतलब कैपिटल एडिक्विटी रेशियो, यानी उनके पास कैपिटल एडिक्विटी रेशियो का मतलब होता है उनकी रिस्क असेट जो उन्होंने लोन दिया उसकी और उनकी टोटल असेट का जो अनुपात होता है। तो इसका मतलब है कि उनकी क्षमता अच्छी हुई, ठीक है, तो वो भी वृद्धि देखने को मिली। क्रेडिट ग्रोथ, ऑब्वियसली जब उनकी क्रेडिट ग्रोथ मतलब लोन देने की क्षमता, लोन ज़्यादा देने लग गए, क्योंकि जब उनका एनपीए घटा तो उनकी क्षमता बढ़ी तो लोन ज़्यादा देने लग गए, और उन्होंने होम लोन बढ़ा दिया, होम लोन ज़्यादा दिया, कृषि लोन ज़्यादा दिया। ऑब्वियसली जो लोन ज़्यादा देंगे तो मार्केट में पैसा ज़्यादा आएगा, इकोनॉमी ग्रोथ करेगी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी की बात करें तो पिछले सालों से इनकी भी स्थिति होती है, इनकी भी लोन देने की क्षमता बढ़ी है, इनके भी ऋण में लगातार ऋण ऋण देने में, ध्यान है ऋण देने में नहीं, ऋण देने में लगातार वृद्धि, परिसंपत्तियों में इनकी गुणवत्ता में सुधार किए। और ध्यान रखना, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी द्वारा ऋण का सबसे बड़ा हिस्सा किसको दिया जाता है, औद्योगिक क्षेत्र को, उसके बाद किसको दिया जाता है, खुदरा, उसके बाद सेवा, और उसके बाद एग्रीकल्चर। ये सीक्वेंस थोड़ा ध्यान रखना। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां सबसे ज्यादा लोन देती है औद्योगिक क्षेत्र, और ये हुआ पिछले कुछ समय से बैंकों के टोटल लोन की ग्रोथ रेट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की ग्रोथ रेट ज्यादा रही है उसमें, बैंकिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों की लोन ग्रोथ रेट ज्यादा रही कंपेयर टू बैंक। आईबीसी ने बढ़िया काम किया, आप सभी जानते हैं। पूंजी बाजार, अगर पूंजी बाजार की हम बात करें तो थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव हुआ है ना, लेकिन बाहर का कुल मिलाकर के मार्केट सही रहा। जी सैक की अगर बात करें, थोड़ा सा दो चीज इसमें ध्यान रखने आपको। जी सैक के नेवल विक्रेता, यानी कि जिन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, वो थे विदेशी बैंक और प्राथमिक बीमा। क्योंकि विदेशी बैंक कैश क्यों बेची, क्योंकि विदेशी बैंक भाग गए यहाँ से, मतलब विदेशी बैंक के ज्यादातर अपना फॉरेन में निवेश करने लगे। अब फॉरेन निवेश करा तो उन्होंने भारतीय गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेची, पैसा निकाला और चलो। इसलिए कभी भी विदेशी बैंकों पे या विदेशी निवेशकों पे ज्यादा दिन तक निवेश करना इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है। नेवल खरीदार, नेवल खरीदार का मतलब है ये खरीदार कौन थे, हमारे पब्लिक सेक्टर के बैंक है, शेड्यूल्ड बैंक है, कॉर्पोरेट बैंक है, बीमा कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी है, ये सभी इसके खरीदार हैं। तो जी सैक इस तरीके से माहौल रहा जी सैक। बीमा बाजार की बात करें तो हमारा बीमा घनत्व, यानी कि टोटल जीडीपी का उसकी जनसंख्या के साथ अनुपात, तो हमारा पहले ध्यान रखना, पहले ये 60 रुपये मतलब बहुत कम था, $91 हो गया एक व्यक्ति के लिए हमारा बीमा, ठीक है। तो ये हमारा बेसिकली हमारा टॉपिक था, वो था कैसे संबंधित आपकी मौद्रिक नीति से। अगर थोड़ा सा इन्फ्लेशन को देख लेते हैं, चैप्टर 5 पे इन्फ्लेशन से संबंधित। देखो इकोनॉमिक सर्वे बहुत बड़े पेज होते हैं, हमने उन्हीं को लिया जो आपको जरूरत है, और 6 चैप्टरों को लिया, ज़्यादा चैप्टरों को हमने नहीं लिया। उसमें से बाकी चैप्टरों में से कुछ टर्मिनोलॉजी थी वो हमने लिए, जिनको मैं जल्दी आपको पढ़ाऊंगा इसमें आगे। तो हमारा इतना लिया जितना आपको जरूरत है, बेकाम की चीज़ें इसमें नहीं जोड़ी क्योंकि अभी ज़्यादा समय नहीं है। लेकिन दोस्तों प्लीज़ ध्यान रखना, हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो सके। क्योंकि हम प्री के बाद, आप सभी अच्छे से प्री दीजिए, प्री के बाद हम आंसर राइटिंग बैच शुरू करेंगे, और जिसमें हम आंसर राइटिंग करवाएंगे आपके जीएस की, आपके 2 ऑप्शनलों की करवाएंगे, जीएस 2 ऑप्शनल और ऐसे 2 ऑप्शनल में एक ऑप्शनल होगी हिस्ट्री और एक होगी पॉलिटिकल। तो वो आंसर राइटिंग हम करवाएंगे, उसमें हम डेली के 2 क्वेश्चनों का हमारा एवरेज रहेगा, ठीक है ना। तो प्री के बाद हम जबरदस्त तैयारी करेंगे, और चाहे पेपर कैसा भी जाइए आपका, आपको मेंस की आंसर राइटिंग जरूर जोड़ना है, क्योंकि वो तो हमेशा के लिए काम आती है, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा प्राइस एंड इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन तो बढ़ ही रहा है, क्योंकि हमारी खाद इन्फ्लेशन बढ़ी है। और क्यों बढ़ी है खाद इन्फ्लेशन, क्योंकि खाद तेल में, खाद तेलों की कीमत पर आप सभी जानते हैं दोस्तों, हम 60% खाद आयात पे निर्भर रहते हैं, खाद तेल आयात पे। और ज़्यादातर आयात कहाँ से करते हैं, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया ने क्या किया कि अपने आयात को रोक दिया, इसकी वजह से तेल और महंगा हो गया, ठीक है। अगला देखें, ग्रामीण शहरी इन्फ्लेशन अंतराल में कमी हुई, यानी कि इन्फ्लेशन जितनी महंगाई शहर क्षेत्रों में होती है, जितनी महंगाई ग्रामीण क्षेत्रों में होती है, तो नॉर्मली बोलते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में चीज़ें सस्ती होती है, शहर क्षेत्रों में ही। लेकिन इसने क्या किया कि ग्रामीण क्षेत्रों की महंगाई बढ़ा दी, क्योंकि जब पूरी महंगाई बढ़ेगी थोड़ा बहुत तो ग्रामीण क्षेत्रों की बढ़ेगी, शहर क्षेत्रों की महंगाई अनुपात नहीं बढ़ी, इसलिए उनका अनुपात कम है। लेकिन ईंधन इन्फ्लेशन, क्योंकि ईंधन का यूज तो शहरों में की बजाय मतलब गांवों की वजह शहरों में ज़्यादा किया जाता है,
तो ईंधन इन्फ्लेशन गांवों की तुलना में शहरों में ज्यादा है। आपकी WPI है, होलसेल प्राइस इंडेक्स, उसमें ग्रोथ देखने वाली, क्योंकि ग्लोबल मार्केट महंगा हो रहा है। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार क्या क्या करती है वो देख लो। सरकार यहाँ पर जो भी है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए एक तो आयात शुल्क कम किया, ताकि जो चीज़ पहले महंगी आ, जैसे मान लें पेट्रोल 70 रुपये का 76 रुपये का आ रहा है, उसमें आपने 20 रुपये अपना आयात शुल्क लगा दिया, टोटल कितना होगा 96। अब आप क्या करो कि 76 रुपये तो नहीं घटा पाओगे क्योंकि वो तो महंगा है, आप क्या करोगे इसको 10 कर दो तो 86 रुपये हो जाए। तो सरकार ने आयात शुल्क कम किया, ईंधन पर उत्पाद शुल्क कम कर दिया, सीमा शुल्क में कमी की, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा महंगी ना हो। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए सरकार को इतना कुछ तो करना ही पड़ेगा। WPI और CPI में कन्वर्जिंग बढ़ा, ध्यान रखें, कन्वर्जिंग बढ़ना। अब ये क्वेश्चन बन सकता है कि WPI और CPI में कन्वर्जिंग कब होता है, यानी कन्वर्जिंग का मतलब होता है अभिसरण, यानी कि इनके बीच में अंतर कम हो जाए। अब कैसे होगा दोस्तों, कुछ समय बाद ऐसा हुआ कि आपके क्रूड ऑयल में कमी देख, क्रूड ऑयल है, क्रूड ऑयल या इसमें नॉर्मली इसमें आपकी विनिर्माण की वस्तुएं आती है, इनकी कीमतों में डाउन हो। लेकिन जो CPI है उसमें वस्तु ही नहीं बल्कि सेवाएं आती है, और सेवाओं की कीमतों में बढ़ती है। तो ये बढ़ा ये घटा, इन दोनों के बीच में अंतर तो कम ही होगा, क्योंकि WPI हमेशा CPI से, मतलब WPI और CPI है, उनमें नॉर्मली क्या चीज़ देखी गई कि उनमें अभिसरण इसमें देखने को मिला, क्योंकि नॉर्मली कई बार होता है कि WPI ज़्यादा होता है, CPI ज़्यादा होता है, CPI तुलनात्मक रूप से कम होता है। लेकिन यहाँ पर ये हुआ कि CPI बढ़ा, WPI उस अनुपात में नहीं बढ़ा, तो दोनों में कन्वर्जिंग देखने को मिला। ठीक है ना, तो दोनों में कन्वर्जिंग देखने को मिला। इसके अलावा एक होता है आवासीय सूचकांक। दोस्तों आवासीय सूचकांक को अगर हम देखें, इसको जारी करता है आपका नेशनल हाउसिंग बैंक। 2018 को वो क्या करता है, आधार वर्ष मानता है, और 50 सिटियों के लिए ये रैंक जारी करता है, जिसमें बोला गया कि 46 सिटी है, 46 सिटियों में नेशनल हाउसिंग जो इंडेक्स है वो बढ़ा है, अब 4 सिटियों में गिरा है, अर्थात महंगाई बढ़ी। तो बेसिक इसमें इतना ही था इन्फ्लेशन के लिए। छठे नंबर पर आपकी आपकी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और रोजगार। हम सभी अगर बात करें तो इन पे भी इफेक्ट रहा, क्योंकि जब आपका ज़्यादातर एक्सपेंडिचर आपके हेल्थ, देखो हेल्थ सिस्टम बहुत खराब रहा, एजुकेशन आपका डाउन रहा कोविड-19 की वजह से, ठीक है ना, इसकी वजह से, और लोगों को रोजगार के स्रोत कम रहे, तो लोगों की आय के स्रोत भी कम रहे, तो इसकी वजह से सामाजिक अवसंरचना पे भी प्रभाव हमें देखने को मिला। ठीक है ना, और मानव पूंजी निर्माण और स्वास्थ्य क्षेत्र में हमारा व्यय हालांकि हमने कंपेरेटिवली बढ़ाया है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है। हमने 2022 में टोटल GDP का 2.2% हमने किस पे खर्च किया है, आपके स्वास्थ्य पे। मानव विकास में हमारा HDI बहुत 2 साल से डाउन रहा है, उसका मेन कारण है कोविड-19 की वजह से। 90% देशों में HDI की रैंकिंग गिरी है, भारत की भी गिरी है, भारत की अभी भी 132 रैंक रही है। टोटल मार्क जो 0.699 थे भारत की, इसकी जो मार्किंग होती है उसमें भारत के नंबर डाउन हुए पिछले 2 सालों में। GII इसमें 122वां स्थान है। MPI में भारत की गरीबी अभी भी 16.4%, MPI में भारत की गरीबी के अंतर्गत भारतीय आबादी काम कर रही है, और 25% के मतलब लगभग 25% हमारी आबादी बहुत तीव्र गरीबी के नज़दीक है। तो ये बात तो बोली गई है। एक बात इस इकोनॉमिक सर्वे ने बहुत अच्छी बोली है, बोला आकांक्षी जिला कार्यक्रम। आप सभी जानते हैं आकांक्षी जिला कार्यक्रम हमारे सबसे पिछले लगभग 117 जिले, यानी कहीं जगह पे 115 मिल जाते हैं, कहीं 116 117, तो UPSC इतना एवरेज में देगा नहीं, नॉर्मली 115 जिलों में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसमें यह कहा गया था कि जो हमारे देश के सबसे पिछड़े हुए जिले हैं उन सारे जिलों में हम 3C के आधार पर काम करेंगे। 3C, पहला कन्वर्जिंग। कन्वर्जिंग का मतलब है कि केंद्र सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जितनी भी योजनाएं चला रही है, मान लो एजुकेशन के लिए केंद्र सरकार भी चला रही है और स्टेट गवर्नमेंट चला रही है, उनको एक ही कन्वर्जिंग कर दो, एक ही प्लेटफॉर्म से चलो। दूसरी सी कंप्लीट, मतलब दूसरी सी का मतलब होता है कोऑपरेट, स्टेट और सेंटर दोनों कोऑपरेट करेंगे। और तीसरा सी कंपटीशन, इनकी रैंक जारी की जाती है नीति आयोग, ताकि इनकी स्थिति को देखा जाए। और ये देखा गया कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम हर लेवल में सफल रहा। इन्होंने इन जिलाओं की स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारा है, शिक्षा की सुधरी है, वित्तीय समावेशन सुधरा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात, ये इकोनॉमिक सर्वे ने इस बात को माना। अगला आवधिक श्रम सर्वे की अगर बात करें तो मैंने बताया पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, उसको हमारे सांख्यिकी मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। श्रम मांग पक्ष के आधार पर अगर देखें तो मांग पक्ष का आधार पर किया गया तो रोजगार में, बेरोजगारी में थोड़ा बहुत गिरावट आई,
सेल्फ हेल्प ग्रुप ने महिलाओं के लिए काफ़ी अच्छा काम किया। रोजगार का अगर मांग पक्ष देखें तो हमारा सबसे ज़्यादा रोजगार देता है वो खाद्य उत्पाद देता है, दूसरा परिवहन ये देते हैं। और रोजगार देने वाले राज्यों में सबसे पहले नंबर पर तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। तो ये हमारे 6 चैप्टर थे इकोनॉमिक सर्वे के, जिनमें मैंने बेसिक आपको एक माइंड सेट बना दिया कि इकोनॉमिक सर्वे किस तरह की चीज़ों के बारे में पूछ सकता है। ठीक है ना। अब अगला हम आते हैं दोस्तों भारतीय, अब बेसिक टर्मिनोलॉजी को देखते हैं, बेसिक चीज़ें जो फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपकी रह गई थी उसको देखो। ये भारतीय स्थिति की देखो, राजकोषीय घाटे को देखो, विदेशी मुद्रा भंडार को देखो, ठीक है ना, और जीडीपी ग्रोथ रेट को देखो। अगर हम राजकोषीय घाटे को देखें तो हमारा राजकोषीय घाटा एक बार तो बहुत बढ़ गया, 9.2 तक पहुंचा। उसके बाद कोविड के बाद एक घटता जा रहा है, 2020 के बाद एक घटता जा रहा है। तो अगर पूछे कि पिछले 5 सालों से भारत की राजकोषीय घाटा घट रहा है, गलत, नहीं घट रहा, क्योंकि बढ़ा फिर घटा। तो ये जो ये फ्लो है ना, ये याद रखना बहुत जरूरी है। यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन पूछता है। विदेशी मुद्रा भंडार हमारे घट रहे हैं क्योंकि आयात महंगा हुआ है। तो कोविड में विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास बहुत थे, लेकिन अब कम हुआ 2022 में। तो विदेशी मुद्रा भंडार बोले कि पिछले 5 सालों से बढ़ता जा रहा है, गलत बात, अब घट रहा है। जीडीपी ग्रोथ रेट देखो, हम बीच में माइनस में चले गए थे, अब दोबारा जीडीपी ग्रोथ, ये देखो थोड़ा सा बढ़िए, ये देखो, तो ये जीडीपी ग्रोथ रेट भी हमारे अभी खास वो नहीं करे। सर्विस सेक्टर की बात करें तो सर्विस सेक्टर भी बी आकार की ग्रोथ रेट कर रहा है, अब थोड़ा इंक्विल आया है। कृषि सेक्टर माइनस में नहीं गया, ध्यान रखना, कोविड-19 के दौरान कृषि सेक्टर माइनस में नहीं गया, बाकी सारे सेक्टर आपके माइनस में दिख रहे हैं। औद्योगिक सेक्टर माइनस में था, लेकिन ध्यान रखना सर्विस सेक्टर औद्योगिक सेक्टर की तुलना में ज्यादा माइनस में था। औद्योगिक सेक्टर माइनस 3.3 पे था, सर्विस सेक्टर माइनस 7.8 पे था, ये चीज ध्यान रखना। जीडीपी अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो ये अब ग्रोथ में कर रही है, थोड़ा सा कम हुई थी लेकिन ग्रोथ में, लेकिन माइनस कभी नहीं, ये चीज आपको ध्यान रखना। औद्योगिक देखें, जब ध्यान रखना ये 10.3 जो औद्योगिक इकाई में एकदम से बंद रहे, एकदम से ग्रोथ करेंगे तो आपको पता है कि एकदम से परसेंटेज तो बढ़ेगी। भाई आज आपका 0 उत्पादन है, अचानक से आप 10 उत्पादन करोगे तो 10% होगी ग्रोथ। तो कोविड-19 के समय आपका लॉकडाउन था तो ग्रोथ रेट एकदम बहुत कम थी, अचानक लॉकडाउन खुला तो आपने प्रोडक्शन बहुत तेजी गति से किया, आपकी ग्रोथ रेट बढ़ गई, इसलिए आपकी ग्रोथ रेट ज्यादा रही। ठीक है ना, ये जीबीए के आधार पर ग्रोथ रेट दिखा रहा है आपको। इसके अलावा कुछ टर्मिनोलॉजी देखें, एक होती है दोस्तों कठोर मौद्रिक नीति। कठोर मौद्रिक नीति का मतलब है आरबीआई अपनी मौद्रिक दरों को बढ़ा देती है, स्ट्रिक्ट कर, ठीक है ना। अब एसएलआर, सीआरआर जो भी रेपो रेट है सबको बढ़ाती है, उसको बोलते हैं कठोर। करंट अकाउंट डेफिसिट का मतलब होता है कि आपका निर्यात की तुलना में आपका आयात ज्यादा हो, ध्यान रखना। करंट अकाउंट डेफिसिट के दो पार्ट होते हैं, एक तो होता है व्यापार वाला पार्ट जिसे बोलते हैं दृश्य व्यापार, और एक होता है अदृश्य। अदृश्य में 3-4 चीजें आती है, आपकी सेवा, आपका विदेशी जो हस्तांतरण है वो आता है, ठीक है ना, तो वो सब इसमें आती है, सेवा हस्तांतरण, रेमिटेंस वगैरह जो इसमें आती है। तो टोटल अगर देखें भारत, तो करंट अकाउंट डेफिसिट में भारत की स्थिति देखें तो वस्तुओं के व्यापार में बहुत माइनस में रहता है, सेवाओं के व्यापार में थोड़ा प्लस में, लेकिन टोटल ओवरऑल करंट अकाउंट डेफिसिट में माइनस में, ठीक है। इसके बाद पीएमआई जो मैं बोल रहा था आपको, परचेजिंग मैनेजिंग इंडेक्स, ये मुख्य रूप से विनिर्माण और सर्विस सेक्टर के अंतर्गत जो आर्थिक गतिविधियां उनका संकेतक होता है। अगर 50 से कम नंबर वाला रैंक वाला होता है, इसका मतलब है कि हमारा ये सेक्टर सिकुड़ रहा है, कमजोर, मतलब इनमें वृद्धि कम हो रही है। और 50 से अधिक है तो इसका मतलब इसमें विस्तार हो रहा है, विनिर्माण सेक्टर। फाइनेंशियल कंटेंजेंट का मतलब मैंने बताया था, जिसे वित्तीय संक्रमण बोलते हैं, अगर एक देश में वित्तीय संकट आएगा उसका प्रभाव दूसरे देश में भी पड़ेगा, ठीक है। ये टर्मिनोलॉजी आपको ध्यान रखना है। बेस इफेक्ट, बेस इफेक्ट का मतलब आपको जानते हैं कि समृद्धि, और मैंने बताया कि आपका बेस इफेक्ट जैसे 2018 है, अब 2022 को आपने बेस इफेक्ट मान लिया, यहाँ इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा थी, तो करंट आधार पे आप अगर प्राइजों को चेक करेंगे तो आपकी जीडीपी ग्रोथ हो जाएगी, क्योंकि जीडीपी का मतलब होता है प्रोडक्शन इनटू प्राइस। अब प्राइस आप आधार वर्ष की लोगे तो प्राइस कम होगी, अगर करंट ईयर की लोगे ज़्यादा होगी, तो ज़्यादा के आधार पर आपकी ग्रोथ रेट ज़्यादा देखेंगी। लेकिन भारत ने बिना बेस इफेक्ट को दिखाए अपनी ग्रोथ रेट अच्छी दिखाई। पेट ऑफ डिमांड का मतलब अचानक से डिमांड में वृद्धि हो जाए, अचानक से डिमांड में वृद्धि हो जाए उसे बोलते हैं पेंट ऑफ डिमांड। जैसे मान लो कोविड-19 था, आपकी डिमांड डाउन थी, लेकिन जैसे ही लॉकडाउन खुला अचानक से आपकी ग्रोथ रेट, मतलब आपकी डिमांड बढ़ने लगी, उसको बोलते हैं पेंट अप डिमांड। ध्यान रखना, याद रखना इसको अगर प्री में
अगला हम जीडीपी अगर देखें, शेयर अगर हम देखें जीडीपी का, हमारा निर्यात में अगर देखें जीडीपी ग्रोथ रेट, तो देखो हमारा ये वाला तो है, ये ब्लू वाला तो है आपका निर्यात, और ये वाला है आपका है। देखो कोविड-19 के दौरान हमारे दोनों बराबर टैप में थे, इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट था नहीं कोविड-19। पहली बार हम कोविड-19 में प्लस में आ गए थे करंट अकाउंट डेफिसिट में, हमारा निर्यात थोड़ा ज़्यादा निकल गया था, आयात कम आ गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद इन दोनों के बीच में दूरियां बढ़ती जा रही है, अर्थात हमारा आयात ज़्यादा गति से बढ़ रहा है, निर्यात उस गति से नहीं बढ़ रहा। निर्यात भी बढ़ा है हमारा, देखो निर्यात घटाया बढ़ा है, आयात भी घटाया बढ़ा है, लेकिन आयात की ग्रोथ रेट कितनी है देखो, आप देखो ये, और निर्यात की ग्रोथ रेट कम है देखो बीच पे, इसलिए हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ा है, ठीक है ना। कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है, देखो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर 18 1.8, 19 1, ध्यान रखना, इसलिए ध्यान रखना पिछले 5 सालों की लगातार वाले स्टेटमेंट को हम कई बार गलत करते हैं, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर में गलत मत करना। पिछले 5 सालों से हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर लगातार बढ़ रहा है। बाउंड टैक्स कलेक्शन भी हमारा बहुत अच्छा बढ़ रहा है, देखो ये देखो लगातार बढ़ जा रहा है। ये 21 में हमारा कम हुआ है, 20-21 में तो कम होना ही था, आपको पता है, लेकिन उसके बाद लगातार बढ़ा है। पहले बढ़ रहा था लेकिन कोविड-19 में कम हुआ, उसके बाद लगातार बढ़ा। क्राउडिंग इन, दो चीज होती है दोस्तों, इनको समझो। एक होता है क्राउडिंग इफेक्ट और एक होता है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। दो टर्मिनोलॉजी है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको समझो और आसानी से समझो। देखो क्राउडिंग आउट इफेक्ट को पहले समझो। क्राउडिंग आउट इफेक्ट क्या कहता है कि जब गवर्नमेंट मार्केट से लोन ज्यादा लेगी, तो निवेशक, आपको पता है कि मेरे पास दो विकल्प में, सरकार क्षेत्र में निवेश करूँ या प्राइवेट में, तो मैं 90% सरकारी क्षेत्र में ही निवेश करूँ। तो अगर गवर्नमेंट ज्यादा लोन लेगी तो मार्केट में प्राइवेट सेक्टर को लोन कम मिल जाएगा, इसलिए प्राइवेट सेक्टर निवेश नहीं कर पाएगा, उसे बोलते हैं क्राउडिंग आउट इफेक्ट। यानी कि सरकारी लोन की वजह से, सरकारी व्यय की वजह से निजी निवेश कम हो जाए, उसे बोलेंगे क्राउडिंग आउट इफेक्ट। लेकिन जब सरकार खर्चा करेगी, इंफ्रा को सेटअप करेगी, रोड रेल सब बनवाएगी, उसके बाद सरकारी निवेश अपने आप बढ़ने लगेगा, क्योंकि प्राइवेट निवेश अपने आप बढ़ेगा, क्योंकि प्राइवेट को सुविधाएं मिल जाएगी। उस स्थिति को बोलते हैं क्राउडिंग इन इफेक्ट। जब सरकार खर्च करती है तो उससे निजी निवेश में वृद्धि हो, वो होता है क्राउडिंग इन इफेक्ट। टैक्स कर उछाल मतलब राष्ट्रीय आय के और आउटपुट की वृद्धि के अनुपात में, कर का अनुपात में जो वृद्धि होती है, हमारा नेशनल इनकम और टैक्स कलेक्शन में अगर वृद्धि हो, उसे बोलते हैं हम टैक्स बाउंड, टैक्स बाउंड से भी बोलते हैं। अगला है ईसीबी, एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरे, यानी कि एनआरआईओ से हमने उधारी ली गई, जो भारत से बाहर के लोग हैं उनसे उधारी ली, अब उनसे उधार लेते हैं विदेशी मुद्रा। इसलिए बोला जाता है कि ईसीबी इकोनॉमिकली ज़्यादा अच्छी नहीं होती, क्योंकि आपको चुकाना उसी विदेशी मुद्रा में। आज आपने लिया $1 बराबर 50 रुपये, कल आपको चुकाना पड़ेगा $1 बराबर 80 रुपये, क्योंकि आपने तो $100 लिया है, आपको चुकाना $100 ही है। लेकिन आज आपके लिए $100 पड़े 50,000 में, जो भी है, अब आपको पड़ रहे हैं 80,000 में, मतलब 8,000 में, पहले 5,000 में पड़े, अब 8,000 में पड़े, तो आपको नुकसान हुआ है। इसलिए ईसीबी पे ज़्यादा डिपेंड होना अच्छी बात। इसके अलावा एनपीए लगातार घट रहा है, देखो हर बैंक का, पब्लिक सेक्टर के बैंक का, प्राइवेट सेक्टर के बैंक का, जिनका सबका घटा है, लगातार घटाया जाता है ना। एक का थोड़ा सा इसमें देख के देखिए, एफएस स्टैंडर्ड वाले इसमें थोड़ा सा फॉरेन बैंक है, उनका एनपीए तुलनात्मक रूप से एक हमारी के लिए थोड़ा सा इनका एनपीए बढ़ा था, लेकिन नॉर्मली इनका एनपीए। प्रोविजनल कवरेज रेशियो मतलब वही इनकी टोटल इनकम और इनका जो लोन है उसका रेशियो लेके दिया गया, तो वो भी थोड़ा सा ठीक ठाक, हमारी कवरेज रेशियो अच्छा रहा है, वो बड़ा है ना। थोड़ा सा बीच में ये मार्च 22 में थोड़ा सा कम हुआ है, बाकी धीरे धीरे बढ़ा। अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो कोविड-19 के समय आप देख सकते हो कितना ज़्यादा अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट था, लेकिन सितंबर 21 से लगातार घट रहा है, ठीक है। सितंबर 21 से लगातार घट रहा है, लेकिन बोले 5 साल से घट रहा है तो गलत बात है, ये स्टेटमेंट याद पकड़ने आपको। लेकिन अगर 2 साल से घट रहा है तो सही बात है। चालू खाते के समक्ष चुनौतियां क्या रहती है? एक तो मुद्रा जब हास होती है तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ता है, तो आपका करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। एक वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है तो आपको आयात पर बिल ज़्यादा देना पड़ता है, महंगा हो जाता है, तो भी आपको करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है। और एक, जब आपको वैश्विक स्तर पर मांग में कमी,
अगर ग्लोबल लेवल पर दुनिया की इकोनॉमी सस्ती चल रही है तो हमारी वस्तुओं को खरीदेंगे नहीं और निर्यात बढ़ाएंगे नहीं। इसकी वजह से भी हमारा करंट अकाउंट देखिए माइनस में लगा। पब्लिक गुड की मैंने ऑलरेडी बता दिया, पब्लिक गुड्स जो बिना भेदभाव के सभी नागरिकों को उपलब्ध होती है, जिससे नागरिकों की दी जाने वाली सेवाएं अन्य सेवाएं प्रभावित नहीं होती। अगर इनको एक को दे रहे हैं तो ऐसा नहीं कि दूसरी सेवा छीन रहे हैं, जिनमें किसी प्रकार कोई कंपटीशन नहीं होता, उसे बोलते हैं पब्लिक गुड्स। जैसे रोड बना दिया और रोड पे कोई भी जाए, अमीर गरीब कोई भी जाए, सबके लिए फ्री है। जो टैक्स देना पड़ता है टोल टैक्स, अलग बात। अगला है फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज। कैसे उत्पाद, देखो उत्पादों का यही होता है, उत्पाद का कच्चा माल, उसका विनिर्माण माल, और उसके बाद उसको उपभोक्ता तक पहुंचाने, ये सारे जो लिंकेज होते हैं इनको बोलते हैं, इसको जो ये बीच मैन्युफैक्चरिंग से पहले वाले होते हैं बैकवर्ड, और मैन्युफैक्चरिंग के बाद वाले होते हैं फॉरवर्ड। इनमें अगर हर लेवल पर आपका ट्रांसपोर्टेशन, कोल्ड स्टोरेज, हर चीज़ अच्छी है तो आपका उत्पादन अच्छा होगा। वित्तीय समावेशन का मतलब है हर व्यक्ति की सभी वित्तीय सुविधाओं तक पहुंच हो, चाहे पेंशन हो, चाहे इंश्योरेंस हो, चाहे आपका बीमा, सभी चीज़ें, चाहे आपकी बैंकिंग सुविधाएं हो। तुलन पत्र कंपनी का, हर कंपनी का अपना आय व्यय का लेखा जोखा होता है, जिसमें एक और एक्सपेंडिचर व्यय करती है, एक और अपना रेवेन्यू देखती है। इन दोनों के आधार पर अगर ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो आपकी बैलेंस शीट माइनस चली जाएगी। ठीक है। ऋण जीडीपी अंतराल, यानी कि ऋण अनुपात, ऋण जीडीपी के अंतर के बीच के अंतर दीर्घकालीन रूप से रुझान में परिवर्तित किया है। जैसे ऋण में ग्रोथ और जीडीपी में ग्रोथ, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा वो इसमें। पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो आप सभी जानते हैं प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के द्वारा विभिन्न प्रकार की इंफ्रा को डेवलप किया गया है, जिसमें आपकी आइडेंटिफिकेशन है, डेटा रेगुलेशन है, इन पे सरकार काम कर रही है, वो भी हमने किया है। डिजिटल पब्लिक गुड्स आप सभी जानते हैं, जैसे सोर्स, ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बनाए अभी हमने, तो ये डिजिटल सब पब्लिक गुड्स है। इसके बाद ये देखा जाता है कि जो 1998 2002 में सरकार के पास क्या शॉक्स लगे, उन्होंने बताए थे क्या क्या झटके लगे। जो अर्थव्यवस्था में आघात देखें तो 1998 में हमने परमाणु परीक्षण किया, इसलिए हमें बहुत सारे समय नुकसान हुए। लगातार 2 साल सूखा पड़ा। इसी प्रकार उसके बाद भी हमने ये सुधार किए, इतने लेवल पर सुधार किए, ब्याज दरों को सही किया, निजी क्षेत्र का निवेश बढ़ाया, एफआरमी बैंक में सुधार किया, जीएसटी बढ़ा, जीएसटी हुआ, इंसॉल्वेंसी हुआ, इतने सुधार किए। लेकिन उसके बाद फिर हमें शॉक्स लगे जो मैंने बता दिया। ठीक है। अगला है फिस्कल गाइड पथ। फिस्कल गाइड पथ का मतलब है कि राजकोषीय नीति जो अपने लक्ष्य निर्धारित करते हैं, उसी लक्ष्यों के आधार पर वो अपना काम करें, उसे बोलते हैं फिस्कल गाइड पथ, जो राजकोषीय समेकन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। समेकन का मतलब होता है राजकोषीय मजबूती। राजकोषीय घाटे का मतलब होता है मार्केट उधार। सकल राजकोषीय घाटे का मतलब होता है कुल व्यय माइनस राजस्व प्राप्त प्लस गैर ऋण प्राप्त। देखो ये हमने मतलब आपकी इकोनॉमी के बेसिक में बहुत अच्छा बता रखा है, तो जानना। नॉन डेप रिसीट का मतलब होता है जिसे आपकी कर और गैर कर प्राप्तियां होती है, वो सभी नॉन ऋण प्राप्तियां होती है। ठीक है। इससे भी आपका राजकोषीय घाटा कम होता है। टैक्स एफिशिएंसी यानी कर कलेक्शन, यानी कि आपका टोटल जो ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट, टैक्स की ग्रोथ रेट और जीडीपी ग्रोथ रेट, यदि टैक्स की ग्रोथ रेट ज़्यादा होती है तो डेफिनेटली है कि आपकी टैक्स एफिशिएंसी ज़्यादा है। इसके बाद बात में टैक्स पैसे कैसे आते हैं। टैक्स का देखो स्टोरेज की बात में टैक्स प्रोफाइल भारत की क्या है, तो सबसे ज़्यादा टैक्स आता है बात को जीएसटी से 28%। इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स से बराबर आता है 26%। टोटल मिला के अगर देखें तो इनडायरेक्ट डायरेक्ट टैक्स से हमें 52% आता है, इनडायरेक्ट टैक्स से हमें 48%। ध्यान रखना, अर्थात डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन ज़्यादा होता है, इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन की कम। इंडिविजुअल में देखें तो जीएसटी सबसे ज़्यादा है, इसके बाद आपका कॉर्पोरेट टैक्स आता है, इसके बाद पर्सनल टैक्स आता है, इसके बाद केंद्रीय उत्पाद टैक्स आता है, सीमा शुल्क आता है। इस आधार पर आपका 100% टैक्स कलेक्ट। गैर राजस्व में बता दिया। गैर कर राजस्व के अंतर्गत सरकार, मतलब ये हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये अगला है काउंटर साइकिलिंग फिस्कल, ये मैं आपको थोड़ा समझाना चाहूंगा दोस्तों। देखो काउंटर साइकिलिंग जो है फैसिलिटी, काउंटर साइकिलिंग फिस्कल पॉलिसी, इसको देखो देखो। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों, नॉर्मली नॉर्मली ये होता है कि जैसे अगर हम इसको थोड़ा समझने के लिए थोड़ा जाने, अर्थव्यवस्था में मान लो
जैसे मंदी की स्थिति है, और मंदी की स्थिति के विपरीत जाकर के सरकार काम करेगी। जैसे मंदी की स्थिति में नॉर्मली क्या होता है कि भाई सरकार के पास पैसा कम रहेगा, सरकार व्यय कम करेगी, नॉर्मल सिचुएशन, व्यय कम करेगी, सरकार है वो करों में वृद्धि करेगी क्योंकि मंदी की स्थिति। लेकिन काउंटर साइकिल इसको अपोजिट कर देता है। मंदी की स्थिति में सरकार है वो व्यय में तो वृद्धि करती है खुद के में, और दूसरी बात करों में कमी करती है। क्यों? क्योंकि आपको मंदी से निकलने का यही रास्ता है कि मंदी हमेशा, जब भी अर्थव्यवस्था मंदी में होगी, सरकार को खर्च ज़्यादा करना पड़ेगा और टैक्स कम करने पड़ेंगे ताकि प्राइवेट निवेश ज़्यादा हो सके। इसके जस्ट अपोजिट, अगर हम तेजी की स्थिति देखें तो बोलते हैं तेजी की स्थिति सरकार को ज़्यादा खर्च करना चाहिए, लेकिन इसमें तेजी में सरकार खर्च कम करेगी और आपका टैक्स कलेक्शन ज़्यादा करेगी। इसलिए बोलते हैं इसको काउंटर साइकिल। नॉर्मल मतलब साइकिल के अपोजिट जा रहे हो आप। साइकिल क्या करिए, अगर मंदी है तो कम खर्च करो, लेकिन सरकार से नहीं करेगी, मंदी है तो ज़्यादा खर्च करो। उसी को बोलते हैं हम काउंटर साइकिल पॉलिसी, और ये बहुत बढ़िया है क्योंकि इसी से ही आप इकोनॉमी में ग्रोथ कर सकते हैं। भाई तेजी होती है तो सरकार बोलती है मैं खर्च क्यों करूँ, प्राइवेट ही खर्च कर देगा, ठीक है ना। और तेजी होती है तो आपका इन्फ्लेशन बढ़ती है, सरकार क्या करती है, अपने आप खर्च कम करती है। इसलिए काउंटर साइकिलिंग पॉलिसी का यूज किया जाता है। अगर समझ में आए जरूर पूछना। अगला है पूंजीगत व्यय। ऑब्वियसली पूंजीगत व्यय आर्थिक क्रियाकलापों को बढ़ाता है तो डिमांड भी बढ़ाएगा। आपूर्ति सब लोगों आपूर्ति पक्ष को मजबूत बनाएगा क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा देगा। अवसंरचना को मजबूत करेगा। सरकार की पूंजीगत व्यय से निजी क्षेत्र में निवेश बढ़ेगा। इसी तरह सरकार का टोटल व्यय को देखें तो सरकार का 95% अगर घरेलू व्यय है, 4% आपका विदेशी व्यय। ये डेटा आपको याद रखना। मॉनेटरी पॉलिसी नीति आप सभी जानते हैं, इसमें 6 सदस्य होते हैं और कम से कम 4 बैठक एक साल में होती है, और इनका क्वारम के लिए 4 सदस्यों की जरूरत है। ये तो सब बेसिक में पता रखा है। मनी मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर का मतलब क्या होता है, मौद्रिक आधार में वृद्धि या मुद्रा की आपूर्ति में जब कई गुना वृद्धि हो जाती है तो उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। ब्रॉड मनी M3 हम जानते हैं, ब्रॉड मनी होती है आपकी M3 और रिजर्व मनी होती है आपकी M0, है ना। तो यदि आपकी M3 और M0 के अनुपात में घोषित की जाती है, ठीक है ना। तो M3 आप सभी जानते हैं, सभी जानते होंगे आप, M0, M1, M2, M3 और ये हम, और एक होती है आपकी M4। इनको तो आप सभी जानते हैं। M0 का मतलब वो मुद्रा जो केवल RBI के पास है, वो आएगी आपकी M0, ठीक है। अगली है आपका M1। M1 का मतलब है लोगों के पास मुद्रा प्लस बैंकों के पास आपकी डिमांड, मतलब आपकी नॉर्मल डिपोजिट होती है, जो आप करंट अकाउंट डिमांड डिपोजिट होती है, जैसे आप करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में डिपोजिट करते हैं। M2 में क्या होता है, M1 प्लस डाकघर होते हैं, पोस्ट ऑफिस होती है, उनमें आपकी डिमांड डिपोजिट। M3 में क्या होता है, M1 प्लस बैंकों की सभी डिपोजिट जो फिक्स डिपोजिट की जाती है, और M4 में क्या होता है, M3 प्लस डाकघर की सभी। ये आपके 5 M में ध्यान रखना। तो लिक्विडिटी सबसे ज्यादा M0 की रही, क्योंकि M0 क्या है कि पैसा आज डाल दिया मार्केट में, ठीक है ना। तो ये हो गया M0। तो ये बोला M0 की लिक्विडिटी की बजाय अगर M3 ज्यादा हो जाए तो उसे बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप सभी जानते हैं, सरकारी वित्त जो केंद्र सरकार राज्य सरकार द्वारा जारी की जाती है। ये लॉन्ग है ना, ट्रेजरी बिल है शॉर्ट टाइम के लिए होते हैं, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी लॉन्ग टाइम के लिए होती है। ट्रेजरी बिल है स्टेट गवर्नमेंट जारी नहीं कर सकती, ध्यान रखना। और स्टेट गवर्नमेंट जारी करती है उसको बोलते हैं स्टेट डेवलपमेंट लॉ, जो बोलते हैं सरकार के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेटेड जो प्रतिभूति जारी की जाती है उन्हें बोलते हैं SDM, जो शॉर्ट टर्म की नहीं होती, लॉन्ग टर्म की होती है। ये कोई खास काम नहीं। बजट की बात की, बजट में कृषि पे इतना काम किया गया, ये तो आप देख सकते हो। बजट हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं, इसको तो स्किप कर दो। CPI उपभोक्ता सूचकांक ध्यान रखना, CPI के आधार पर ही आपकी इन्फ्लेशन डिसाइड की जाती है। और अगर देखें तो इन्फ्लेशन का एवरेज देखो बाहर की, ध्यान रखना WPI देखो, WPI नॉर्मली ज़्यादा रहती है, लेकिन WPI बड़ी ये बड़ी, और उनमें कन्वर्जिंग हो रही है, देखो दोनों कम हो रही है, ये घट रही है और ये बढ़ रही है, इसी को बोलते हैं कन्वर्जिंग, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि इनपुट कीमतों, अगर मान लें इन्फ्लेशन बढ़ रही है और उसका कारण है आगत आधारित इन्फ्लेशन, तो सरकार क्या क्या करेगी, सरकार ईंधन पे कस्टम ड्यूटी कम कर देगी, ठीक है। सरकार सीमा शुल्क को हटा देगी, क्योंकि इनकी वजह से महंगा हो रहा है, तो सरकार ऐसा करेगी। अगर सप्लाई बेस पे महंगा हो रहा है तो सरकार डिमांड को कम करने पे काम करेगी। डिमांड कम करने के लिए सरकार मौद्रिक नीति सख्ती अपनाएगी, वो काम करेगी, वो आप सभी जानते हैं। ये बोला जाता है कि 1970 के दशक में भी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, लेकिन 1970 के दशक के दशक की इन्फ्लेशन और इस साल की इन्फ्लेशन में क्या अंतर है। तो 1970 के दशक की इन्फ्लेशन 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 1970 के दशक की इन्फ्लेशन
तो मेन बात है कि 1970 के दशक में जो इन्फ्लेशन थी उसका मेन कारण है ओनली तेल की वजह से थी। इस समय तेल की वजह से नहीं, लॉकडाउन की वजह से, रशिया यूक्रेन डिस्प्यूट की वजह से, और इस समय केवल तेल की वस्तुओं पर नहीं, सभी खाद्यान्न वस्तुओं की इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ी। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, यही अंतर है। इसके बाद आता है भारत का राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन। आप दोस्तों इसका सबसे महत्वपूर्ण है कि भारत 2030 तक प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करेगा, ताकि नवीनीकरण ऊर्जा में उसकी भूमिका बढ़ाई जाए। इसके लिए सरकार ग्रीन हाइड्रोजन को बढ़ावा देगा, इलेक्ट्रोलाइजर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देगा, और इसकी नीतिगत रेखा है कि सरकार एक ग्रीन हाइड्रोजन इकोसिस्टम को डेवलप करेगी। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरकार ने नवीनीकरण ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए कई चीज़ों में काम किया, जैसे इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप सभी जानते हैं, भारत और फ्रांस के सहयोग से आया था, जिसका मतलब था कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आने वाले देशों के बीच में आप सोलर ऊर्जा को, जहां सोलर ऊर्जा की बहुत संभावना रहती है, उसको बढ़ावा में ध्यान दें। ठीक है, अगला आपदा रोधी अवसंरचना, ये भी भारत सरकार ने शुरू किया गया है, भारत इसका लीडरशिप कर रहा है, 31 देश आ गए हैं इसमें। और आपदा रोधी मतलब अपनी अवसंरचना को इतना डेवलप कर लो, इतनी मजबूत बना लो, किसी भी आपदा को झेल पाए, तो वो अलग वो बात है। तो भारत इसमें आपदा रोधी में काम कर रहा है और भारत इसका लीडर है, इसके अलावा एक है लीड्स ग्रुप। न्यूयॉर्क में 2019 में सरकार ने अपने संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन में विश्व मंच में भारत ने इसका समर्थन किया, स्वीडन के साथ से भारत ने इसे शुरू किया गया। ये मुख्य रूप से ये है कि पेरिस समझौते के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किए गए उनके क्रियान्वयन के लिए 9 एक्शन एक ट्रैक्स आपका ये, ठीक है ना, जिसमें इंडस्ट्री ट्रांजिशन मतलब इंडस्ट्री को ट्रांजिशन करो कि वो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी ज़्यादा करें, ग्रीन हाउस गैस को कम से कम कर सके। अगला है आपका रोजगार, 2-3 चीज और है तो देखो। अगला है आपका दोस्तों रोजगार इलास्टिसिटी, एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी। देखो इसका मतलब होता है कि यदि जीडीपी में 1% की वृद्धि होती है तो रोजगार में भी जितने परसेंट की वृद्धि होती है, अगर 1% से ज्यादा है तो रोजगार ज्यादा होगी, 1% से कम है तो रोजगार कम होगी। ठीक है, जितने परसेंट जीडीपी में ग्रोथ होती है, क्या उसी अनुपात में आपके रोजगार में ग्रोथ हो रही है नहीं है, उसी को दिखाने के लिए होता है रोजगार। अब रोजगार लोचशीलता जितनी ज्यादा होगी, आपकी श्रम क्षमता उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि जीडीपी में यदि 1% की वृद्धि हुई है और रोजगार में 2% की वृद्धि हुई है तो रोजगार ज्यादा मिला। तो इससे बोलेंगे रोजगार लोचशीलता जितनी ज्यादा होगी, आपकी ग्रोथ रेट उतनी ज्यादा होगी, रोजगार लोचशीलता जितनी ज्यादा होगी आपका, मैं कह रहा हूँ दोबारा समझ रहा हूँ, रोजगार लोचशीलता अगर ज्यादा है तो आपका मतलब है कि रोजगार लोगों को ज्यादा मिल रहा है, अगर रोजगार लोचशीलता कम है तो लोगों को रोजगार कम। इसके बाद ये आपको बता दिया मैंने, क्रेडिंग निजी क्षेत्र का क्राउडिंग इन इफेक्ट में बता दिया। और वैश्विक बाधाएं तो यही है कि हैबिटेट जहाज की गति किसी भी विपरीत दिशा में बहने वाले पवनों की, ये तो वो है तरह है, किसी अर्थव्यवस्था में विकास की मंदी कर सकती है, इसलिए अर्थव्यवस्था नकारात्मक कारक माना जाता है। एक होता है ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन। ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब होता है कि नई कैपिटल जनरेट होना। जैसे मान लें मेरे 2020 में 5 मेरे पास मशीनें थी, 2021 में मेरे पास 6 हुई, अर्थात मैंने एक कैपिटल का जनरेशन किया। और अगर एक कैपिटल जनरेट होगी तो मैं एक आदमी ज़्यादा रोजगार पर लगाऊंगा, आर्थिक क्रियाकलाप ज़्यादा होंगे। तो ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन जब भी जीडीपी में होता है, मतलब किसी भी इकोनॉमी में होता है, वो इकोनॉमी ग्रॉस करती है, बहुत तेज गति से ग्रोथ करती है। ये कोई कारण नहीं। क्रय शक्ति क्षमता वही पीएमआई का मापक है। ये देखो थोड़ा सा कि भारत में 2022-23 में एफडीआई किन किन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा है। तो सबसे ज्यादा भारत में एफडीआई आया कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में सबसे ज्यादा एफडीआई आया। दूसरे क्षेत्र में सर्विस सेक्टर में आया, तीसरा ट्रेडिंग में, चौथा चौथा है आपका ऑटोमोबाइल में, कंस्ट्रक्शन में, और एक है केमिकल में। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लेना किस में सबसे ज्यादा एफडीआई भारत में इनफ्लो हुआ। इनफ्लो मतलब आया। अब भारत के विदेशी व्यापार के समय जब भी आप कोई विदेशी एक्टिविटी करते हो तो उनमें नॉर्मली समस्याएं क्या होती है, या आपको कौन कौन सी बाधाओं को झेलना पड़ता है। देखो अगर आप विदेशी व्यापार या विदेशी एक्टिविटी कर रहे हो तो प्रतिकूल अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिस्थिति, अगर इंटरनेशनल लेवल पर फाइनेंशियल इशू आ गया, क्राइसिस आ गया, तो आपका चाहे व्यापार हो चाहे कुछ भी हो वो प्रभावित। अब भाई मान लो गरीबी आ गई, मंदी आ गई, तो आपकी वस्तुओं की डिमांड नहीं, तो आपके यहाँ आप निर्यात नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, अगर मान लें इन्फ्लेशन हो गया ज़्यादा तो आपको महंगी मिलेंगी वस्तु, जैसे तेल महंगा हो गया तो आपको तेल महंगा मिलेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परिस्थिति, अंतर्राष्ट्रीय सिचुएशन आपके अंदर की चीज़ों को प्रभावित करता है।
दूसरा वैश्विक स्तर पर मुद्रास्फीति, वही बात है, जैसे तेल की कीमतें बढ़ेंगी तो हमारे यहाँ भी तेल की कीमतें बढ़ेंगी। वित्तीय बाजार की बढ़ती अस्थिरता, अब जितनी जल्दी मार्केट अप डाउन होगा, जैसे मान लें आज यूएसए के रिजर्व बैंक ने एकदम से अपनी रेट घटा दी तो सारे लोग हमारे यहाँ निवेश करने, कल बढ़ा दी तो सारे लोग यहाँ से चले जाएंगे। तो ये जो मार्केट की इन्फ्लुएंस मतलब इम्बैलेंस है, ये भी नुकसानदायक है। पूंजी का वही एक्स फ्लो, एक्स फ्लो कोई सबसे बड़ी चैलेंजेस है, क्योंकि हम विदेशी पूंजी पर ज़्यादा दिन तक डिपेंड नहीं रह सकते, क्योंकि जब तक हमारी स्थिति अच्छी है वो हमारे यहाँ है, जिस दिन हमारी स्थिति खराब हुई सब चला जाएगा। यही चीज़ इसमें दिखाई गई, व्यापार में गिरावट, ये सभी चीज़ें दिखाई गई कि ये हमारे विदेशी क्षेत्र या बाह्य क्षेत्र के सबसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। इसके अलावा एक ये आ सकता है, भारत किन वस्तुओं को ज़्यादा निर्यात करता है, किन वस्तुओं को ज़्यादा आयात करता है, ये क्वेश्चन पूछा है यूपीएससी ने। तो भारत जो निर्यात करता है उसमें सबसे ज़्यादा है मशीनरी, ट्रांसपोर्ट, खनिज, कृषि अलाइड, रसायन अलाइड और रत्न आभूषण। और जिनका भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है उसमें पेट्रोलियम आयात हो गया, पेट्रोलियम ऑयल हो गया, पूंजीगत वस्तुएं हो गई, अलोहे खनिज हो गया, रासायनिक तत्व हो गया और मोती बहुमूल्य धातुएं हो गई। ठीक है ना। अब भारत किसको ज़्यादा इम्पोर्ट करता है, किसको ज़्यादा इम्पोर्ट करता है? भारत सबसे ज़्यादा आयात करता है चाइना से, पहले नंबर पर आयातक में चाइना से है, दूसरा यूएई से आयात करता है, तीसरा नंबर पर यूएसए है, चौथा नंबर पर सऊदी अरब है, पांचवा पर रशिया। ये सीक्वेंस याद रखना है, सबसे ज़्यादा चाइना से आयात करते हैं, दूसरे नंबर पर यूएई से, तीसरे नंबर पर अमेरिका से, चौथे नंबर पर सऊदी अरब से, पांचवें नंबर पर रशिया से। लेकिन सबसे ज़्यादा निर्यात किसको करते हैं? सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं हम यूएसए, पहले नंबर पर यूएसए को निर्यात करते हैं, दूसरे नंबर पर यूएई को निर्यात करते हैं, तीसरे नंबर पर नीदरलैंड को, चौथे नंबर पर चाइना को, पांचवें नंबर पर बांग्लादेश को। तो ये सीक्वेंस प्लीज आप जरूर याद रखना, आपसे पूछ सकते हैं कि टॉप एक्सपोर्टर और टॉप इंपोर्टर कंट्री कौन है। एफडीआई की अगर देखें तो भारत में एफडीआई ध्यान रखना 2000 अगर 22 के हिसाब से देखूं मैं, तो पहले नंबर पे एफडीआई भारत में आया सिंगापुर से, दूसरे नंबर पे मॉरिशस से, तीसरे नंबर पे यूएई से और चौथे नंबर पे अमेरिका से। एक्चुअली में ये थोड़ा सा ध्यान रखना, इसमें अमेरिका ऊपर निकल गया 2023 के समथिंग, तो अगर ऑप्शन में आए तो थोड़ा ध्यान रखना। 2022 तक का डेटा आया तो आप यूएई को ही तीसरे नंबर पे मान। विदेशी मुद्रा भंडार में देखें भारत छठे नंबर पे आता है। विदेशी मुद्रा भंडार में अगर देखें तो भारत विदेशी मुद्रा भंडार में छठे नंबर पे आता है। भारत में सबसे ज़्यादा विदेशी भंडार में छठे नंबर पे है भारत, 2022 नवंबर के 2022 के आधार पर छठे नंबर पर विदेशी मुद्रा भंडार हमारे पास। अगर रेमिटेंस मिलने में अगर भारत देखें तो दुनिया में सबसे पहले नंबर पर रेमिटेंस मिलता है। भारत को $100 बिलियन रेमिटेंस आते हैं, बाहर से पैसा आता है, अर्थात हमारे लोग इतने काम करने गए हैं बाहर के, इतना पैसा हमारे पास होता है। नीर मैंने बताई रखा है, आप एक साथ आपकी मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा के साथ बकेट में अगर एक्सचेंज रेट करते हो तो होते हैं आपकी नीड। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपके इस इकोनॉमिक सर्वे में बेसिक चीज़ें पढ़ ली। आपका 1-1.5 घंटा समय जाएगा, लेकिन आपकी इकोनॉमी को बिल्कुल रिवीजन करवा देगा, बेसिक मजबूत कर देगा, और आपको डेफिनेटली अगले संडे के दिन 4 से 5 क्वेश्चनों में डायरेक्टली इनडायरेक्ट रूप से ये 1.5 घंटे का वीडियो हेल्प करेगा। हम आपको जरूर बताएंगे इस चीज़ को लेकर के, तो आप जरूर इस वीडियो को देखें अंत तक। आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीच में इसको अपने ग्रुपों में, सोशल मीडिया के जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका फ़ायदा मिले। प्री के बाद हम आंसर राइटिंग चलाएंगे, चाहे प्री कैसा भी जाए, अब आंसर राइटिंग तो हमें करनी है, तो करनी है उसकी तो इसलिए आप सभी को हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इसको जरूर देखें। आप सभी को आपकी एग्जाम जो संडे के दिन आ रही है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही सैटरडे के दिन हम थोड़ा वैसे ही डिस्कशन करेंगे, कुछ शाम को कोई पढ़ाई की बात नहीं होगी, वैसे ही कुछ डिस्कशन होगा, तो उसमें लाइव में आप जरूर जाएं। आप सभी को हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।